सीबोर्गियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? बैठिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। तो उठा जाए ड्रॉपर बैच वाले, आप उठिए। कुछ कहानी शुरू की जाए आपसे। पढ़े लिखे हैं, होमवर्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? किया हुआ। कुछ पूछा जाए? कुछ लेंगी? चाय पानी ठंडा गरम? नहीं, डायरेक्टली डंडा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सैमेरियम का एटॉमिक नंबर? (62). रदरफोर्डियम का ग्रुप नंबर? 4b। गुड। मॉल्बेडिनम का एटॉमिक नंबर? जी 42। जेनॉन पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल? क्या है? एस्पेरेंटली सॉल्युबल। हीलियम हाई प्रेशर पर वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। हम लोग जो सी डाइवर्स जो यूज करते हैं ब्रीडिंग एपरेटस में, मिक्सचर ब्रीदिंग सोर्स के लिए, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किस चीज का होता है? नाइट्रोजन का। उसके बाद ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 32%। उसके बाद नाइट्रोजन 56, हीलियम 11 और थोड़ा बहुत CO2। बहुत बढ़िया। गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 64। आर्सेनिक किस ग्रुप से बिलोंग करता है? जी फ्लोरीन। 5A। गुड। फ्लोरीन एंड आयोडीन में कौन ज्यादा पॉइजनस है? फ्लोरीन और आयोडीन में? फ्लोरीन। फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? HF+O2, HF+O2, HOF या O3 साथ में? O3। HOF बनता है तब जब फ्लोरीन वाटर के साथ -40 के अराउंड रहता है, उस समय HOF बनता है, तो वो नहीं बोलना अभी आपको, ठीक है। आर्सेनिक किस तरीके का सॉलिड है? कोवेलेंट सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है? आर्सेनिक कोवेलेंट सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है या आयोनिक सॉलिड है? एक ही कोई होगा ना, एक बताना। ठीक है, दो हो सकता, लेकिन एक बताना अगर पक्का। कोवेलेंट सॉलिड, क्योंकि मेटल वाइड है और वो भी मोस्ट मेटल वाइड एलिमेंट है। बहुत बढ़िया। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर? बिस्मथ 80 कितना? ये कौन सा? 81, 82, 84? नहीं, 83, 83। कितना है? 83 पक्का? नहीं, डाउट है। डाउट है तो मत बोलो, मोदी जी की तरफ फेंके जा रही हो बारी बारी से, कहीं लग जाए निशाना। 83 है, ठीक है। लेड की ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर? 4A। बैठिए, बहुत बढ़िया, उठिए छोड़। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ज्यादा हैं कि नॉन मेटल्स? मेटल्स। ये बताओ कि यूरोपियन सिस्टम में और अमेरिकन सिस्टम में बोरॉन फैमिली का ग्रुप नाम नेमिंग क्या है? दोनों में अलग अलग बताओ। हाँ, आपने बोला अमेरिकन में ग्रुप 13 है और यूरोपियन में? यूरोपियन में 3A है। कंफर्म? जी नहीं, अमेरिकन में 3A है और यूरोपियन में 3B है। ए वाला बी था ना वहां, फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ 13। वेरी गुड, IUPAC ने। एटॉमिक नंबर 120 का ग्रुप नंबर क्या होगा? 2। अगर 9वां पीरियड कंसीडर किया जाए तो पीरियोडिक टेबल के 9वें पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे?
50। अगर 10वां कंसीडर किया जाए तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 72। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि जी ब्लॉक होने के लिए मिनिमम कौन सी पीरियड चाहिए? जी ब्लॉक होने के लिए मिनिमम कौन सी पीरियड चाहिए? 8th पीरियड जी ब्लॉक के लिए। उसमें कौन सी जी इन्वॉल्व होगी? किस सेल की जी इन्वॉल्व होगी? 5G। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये बताइए H सबसेल होने के लिए, H ब्लॉक होने के लिए मिनिमम कौन सी पीरियड चाहिए? H के लिए 10th पीरियड। बहुत बढ़िया, N-4H। ठीक है। सेकेंड पीरियड में डी ब्लॉक क्यों नहीं होते? सेकेंड पीरियड में डी ब्लॉक क्यों नहीं होते? क्योंकि अनअवेबिलिटी ऑफ 1D की अनअवेबिलिटी या 2D की अनअवेबिलिटी के कारण, 1D के कारण। बहुत अच्छा। थर्ड पीरियड में एफ ब्लॉक क्यों नहीं होता? थर्ड पीरियड में एफ ब्लॉक, अनअवेबिलिटी ऑफ 2F। फिर से सोच लीजिए एक बार। 1F की अनअवेबिलिटी कारण। सही है। N-2 की F की अनअवेबिलिटी है तो F ब्लॉक नहीं होगी। ठीक है। सेलेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 34। बिस्मथ किस तरीके का सॉलिड है? मेटेलिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, आयोनिक? मेटेलिक। सिलिकॉन किस तरीके का सॉलिड है? मेटेलिक, कोवेलेंट, आयोनिक, मॉलिक्यूलर? सिलिकॉन। सिलिकॉन। कोवेलेंट। जी गुड। क्यों कोवेलेंट? अनुमान? क्योंकि मेटल वाइड है, वहां पर चेन में वो फैलेंगे, यही ना, चेन में वो फैलते जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। क्लोरीन कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? क्लोरीन सॉल्युबल। क्या बनाएगा कोल्ड वाटर से? कोल्ड वाटर में HCl प्लस HClO3। तो हॉट में क्या बनाएगा क्लोरीन? जी नहीं, HOCl जो आपने बोला वो कोल्ड में बनाएगा, HClO3 हॉट वाटर में बनेगी। क्लोरीन वाटर का कलर कैसा होगा? ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होगा? क्यों ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन है जबकि क्लोरीन वाटर कलरलेस? क्योंकि ब्रोमीन लेस सॉल्युबल है। मतलब अपीयरेंस ऑफ Br2 के कारण। ठीक है। HF नेचर में कोरोसिव है कि नॉन कोरोसिव? HF ग्लास को डिसॉल्व कर सकता है। बहुत बढ़िया, कोरोसिव है, ग्लास डिसॉल्व करेगा। किस चीज के फॉर्मेशन के कारण ग्लास डिसॉल्व हो जाती है HF में? आखिर कौन सा सब्सटेंस बनता है कि HF डिसॉल्व हो जाता है? HF डिसॉल्व कर देता है पैरेक्स ग्लास को भी। सिंपल था ना, SiO2 प्लस HF। तो पहले बना सिलिकॉन प्लस 4 में तो SiF4, और फिर SiF4 में 2 मॉलिक्यूल HF ऐड हुआ था तो H2SiF6। ठीक है। ठीक है। एटॉमिक नंबर 217 किस पीरियड का एलिमेंट होगा? नाइन्थ पीरियड का। नाइन्थ पीरियड में आखिरी एलिमेंट क्या होंगे? 218। बहुत बढ़िया, सही है। 168 होगा 8th का और 9th। इस तरीके से आप लोगों को भी ध्यान रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट मेमोराइज रहने चाहिए। शुरुआत के समय में ऐसी चीजें आते जाते रहती हैं तो आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा। अभी वर्कलोड भी कम है तो आप लग सकते हैं अच्छे से, फिर धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का आ जाएगा। इस सब्जेक्ट में भी तब कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगी, मेमोरी बेस्ड चीजें अपने आप घट जाएंगी। बैठिए, बहुत अच्छा, इंप्रेसिव। तो क्या छोटू आपको याद है? बढ़िया से नहीं याद किया अभी तक? सारा पीछे का नोट्स देख लो, सब पीछे का रिवाइज कीजिए, देखिए कहां पर क्या छूटा हुआ है, कहां क्या किया हुआ है। आप लोग समझिए। कौन वाला छोटू? पूछिए। कौन वाला? क्योंकि N-2F लेते हैं। आप जिस पीरियड की बात करते हैं उसमें अगर डी ब्लॉक होना है तो उस सेल का डी नहीं होता, उसके पिछले सेल का डी यूज होता, और F उससे भी पिछले सेल का यूज होता, और G हाँ N-2F, और G N-3 की यूज होती है। इसलिए
तो शुरू करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हैलोजन का अगला हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा। ठीक है, हैलोजेंस में जो लास्ट आखिरी पॉइंट था वो था सॉल्युबिलिटी की चल रही थी। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, आपका याद है? आप तो सोच रहे होंगे भगवान 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 बच जा बच जा बच जा बच जा, सोच रही थी ऐसा? एटॉमिक नंबर पूछो, नहीं ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर याद हो गया? अच्छा पूछ के देख लें याद है कि नहीं। आप तो ऐसा बता रही है जैसे चावल चढ़ा हुआ, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। चलिए एक बार पूछ ही लेते हैं। डिब्नियम का एटॉमिक नंबर, डिब्नियम DB। सर ये गलत बात है, सबसे 2 डिजिट का, मेरे से एकदम एटॉमिक नंबर की जगह गाली पूछने लगते हैं। डुबनियम, डबनियम होता है, DUB 105। इसका ग्रुप नंबर 5। सही है। डैम स्टेडियम, फिर मत बोलना कि गली याद है, 110। सिंबल DS और ग्रुप नंबर B। DS का ग्रुप नंबर पक्का? नहीं, कौन सा होगा? अगल बगल में, प्लैटिनम के ठीक नीचे है, ग्रुप नंबर 10। ठीक है, ठीक है, याद किए, अच्छी बात, बैठिए, बहुत बढ़िया। तो फ्लोरीन अपना हाईली सॉल्युबल था और वॉलेंट टुवर्ड्स वाटर था। क्लोरीन अपना आराम से सॉल्युबल हो गया था, कोल्ड वाटर में उसने HCl HOCl बनाया था, नहीं जी, और हॉट वाटर में HCl HClO3 बनाया था। ब्रोमीन भी आराम से सॉल्युबल था, कोल्ड वाटर में उसने HBr HOBr बनाया था और हॉट वाटर में HBr HBrO3। लेकिन डिफरेंस ये था कि क्लोरीन जहां कोल्ड वाटर में इजीली सॉल्युबल है, ब्रोमीन वहां कोल्ड वाटर में या नॉर्मल वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है। ठीक है, और हॉट वाटर में फिर वो फेयरली सॉल्युबल है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि क्लोरीन वाटर का कलर इस वजह से कलरलेस है क्योंकि HCl HOCl में कन्वर्ट कर गया, लेकिन ब्रोमीन वाटर कलरलेस नहीं हो पाया क्योंकि HBr HOBr तो कलरलेस है, लेकिन उसमें जो Br2 का कंटेंट है उसकी वजह से ब्रोमीन वाटर में फाइनली कुछ ना कुछ कलर आएगा और वो रेड ब्राउन सॉल्यूशन रह गया थोड़ा। आयोडीन का हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था, C या D? क्या था? C ना, ठीक है। तो अब हम लोग D में चलते हैं। C में आयोडीन का पढ़ा था, क्या था पॉइंट? आयोडीन वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल। उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं? Ki। और क्यों सॉल्युबल होता चला जाता है? क्योंकि Ki I2 से कंबाइन करके Ki3 एक ब्राउन सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स बनाता, तो उसके फॉर्मेशन के कारण। तो हमने लिखा था विथ एडिशन ऑफ Ki सॉल्युबिलिटी ऑफ I2 इंक्रीजेज। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपने याद कर लिया, ग्रुप नंबर आपने याद कर लिया। आपको धीरे धीरे अब अपने लिस्ट में नई चीजें ऐड करनी है। अगली क्लास के लिए आपकी होमवर्क है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। आप इतनी चीजें तो समझते हैं कि केमिस्ट्री में अमोनिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, NO2 का बहुत ज्यादा यूज होता है, हाइड्रोजन CO CO2 N2, ये सब ऐसे गैसेज हैं, O2 O3 या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन HCl HBr, क्या ये सब बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं? H2S SO2 फ्लोरीन। तो ये वैसे गैसेज हैं जिनका हम पूरी केमिस्ट्री में बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट। इनमें से सडन अगर आपके पास आ जाए कोई गैस तो उनका बेसिक एलिमेंट्री फीचर्स आपको याद रहना चाहिए। सब कुछ तो याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन एलिमेंट्री कुछ चीजें याद रहनी चाहिए। किस कलर का है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, हवा से हल्की या भारी, ये केमिस्ट्री को समझने में और आपके प्रिसीजन लेवल को, एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। ये क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस लाएगा आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये हमें याद करना। जैसे देख ले, मान लो कोई भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन कॉम्बस्टिबल, हम समझते हैं, कलरलेस है, समझते हैं। अगला पॉइंट लिखा ओडरलेस गैस है, ये भी समझते हैं, CO2 में स्मेल नहीं होती है, हवा से 1.5 गुना भारी होती है, 1.5 टाइम्स, एंड कैन बी पाउड डाउनवर्ड लाइक वाटर। उसको लिक्विफाई करके हम पानी के जैसे नीचे हम मग से गिरा रहे हैं उस तरह हम CO2 को लिक्विफाई करके गिरा सकते हैं। बहुत अच्छे से पानी में सॉल्युबल है, बताया हमने। फेयरली सॉल्युबल है वाटर में, एसिडिक है, नॉन पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, पॉइजनस नहीं है,
हाँ वो हार्मफुल है, टॉक्सिक है, हमने आपको पिछले दिन बताया था कि वो हार्मफुल है, सफोकेटिंग है, लेकिन पॉइजनस है क्या? CO2 नहीं, ऐसा है कि इनहेल करने से मर जाए लोग, तो नॉन पॉइजनस है, कैन बी लिक्विफाइड एंड सॉलिडिफाइड, सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या होता है सॉलिड CO2 का? ड्राई आइस, क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। तो उसी तरीके से मान लो कि SO2 H2S है, हमने आपको बोला था कि अच्छे से पानी में सॉल्युबल होता है, ये देख लो जैसे SO2 है, हेवियर देन एयर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पॉइजनस है नेचर में, कलरलेस है। तो गैसेस की प्रॉपर्टी, कहीं पे डेंसिटी यूज किया गया, कहीं कलर यूज किया गया, कहीं सॉल्युबिलिटी यूज की गई है, ये लिस्ट हमें धीरे धीरे याद करना। इसको मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा, लेकिन पहले आप याद करना शुरू करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगली क्लास के लिए आपकी जो होमवर्क जा रही है, इनमें से देखिए हम कितने अच्छे व्यक्ति, आपको सबूत मिल जाएगा, 5 ही दे रहे हैं याद करने। बोलिए अच्छे है कि नहीं है? नहीं तो चाहते तो हम पूरा भी दे सकते थे ना। क्या छोटू सोच रहा होगा? हाँ बेटा रट ना, 5 ही रट ले तब समझ में आएगा। तो सिर्फ कितना दिया अभी? 5। 5 को कि 6 कर लो, 6 कर लेता हूं, चूंकि NO N2 वो दोनों समाप्त हो जाएगा, तो चलो 6 कर लेते हैं, 5 ही रहने दे। अच्छा 7 करने पर हो जाएगा, अंदर से जोश आ रहा है, हंस जाओगे। चलो 5 रहने देता हूं। तो अगली क्लास में 5 याद रखते हैं। एक काम करता हूं, डेली के हिसाब से 5 हो गए, ठीक है? कल के लिए कितनी हो गई? 5। फिर कल संडे हो गई, मंडे के लिए कितनी हो गई? ट्यूसडे के लिए कितनी हो गई? तो ट्यूसडे को कितनी याद रहनी चाहिए? 15। मैं ट्यूसडे से पूछूंगा कितने याद रहने चाहिए उस दिन? 15। बात खत्म हो गई। एक्चुअली आज के बाद क्लास ट्यूसडे को होगी मेरी, 2 दिन मेरी क्लास नहीं, बीच में सर लेंगे। तो मैं अगली क्लास में आपसे कितने पूछने वाला हूं? 15 तक याद रहने चाहिए। तो करना कैसे है? दूसरे बैच वाले कैसे करते थे इसको? ये याद करता था उससे पूछे, वो याद करे उससे पूछे, वो याद करे इससे पूछे। और जब पिटाई की बारी आती थी तो उसमें एक तेज बच्चा था, वो क्या किया? दूसरे से बोला हाँ तुम बोलो, वो कह रहा है मेरे को सुना, तो सुना, वो गलती बोल रहा तब भी हाँ एकदम सही। सही है। और उसके बाद बेचारा है कि वो सही सही सुना रहा है, पिट गया। तो ऐसे नहीं करना रे, दूसरे पे भरोसा नहीं करना है। लेकिन अब ट्यूसडे को सीधे इसमें से कितना सुनूंगा? 15। याद रहना चाहिए, करते जाइए। इसीलिए मैं बोलता हूं काम को छोड़े, काम बड़ा हो जाएगा। फिर इसको छोड़ेंगे अलवाई आ जाएगा, फिर उसको छोड़ेंगे कैटलिस्ट आ जाएगा। सर सब छोड़ देंगे? हाँ हाँ चलिए, तो आयोडीन की सॉल्युबिलिटी पर अब बात कर रहे हैं। आयोडीन वाटर में इनसॉल्युबल रहा, कि आई डालने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, या यूं कह ले कि आई में वो क्या रहा? सॉल्युबल रहा। यही हुआ ना? I2 इज soluble in NaOH. I2 is NaOH. What is NaOH? Alkalis. एल्कलीज में जाके आयोडीन सॉल्युबल। अब इस पॉइंट को समझते हैं हम लोग, एल्कलीज में सॉल्युबल है का मुद्दा क्या है। मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा रिएक्शन अगर होना था, जैसे मान लो कि Cl2 प्लस H2O क्या बना? X2 प्लस H2O क्या बना कोल्ड वाटर में? HX प्लस HOX। बोलो यही ना बनना था। क्लोरीन के लिए आपने क्या यूज किया? Cl2 के लिए क्या यूज किया? HCl प्लस HOCl। ब्रोमीन के लिए क्या यूज किया? HBr प्लस HOBr। और I2 के लिए क्या यूज किया? HI प्लस, ये यूज किया। तो ये रिएक्शन में I2 के लिए डेल्टा जी मेरा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव हो जाएगा? क्या आपको समझ में आया? Cl2 के लिए ये डेल्टा जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। डेल्टा जी आप समझते हैं रिएक्शन के डायनामिक्स को एक्सप्लेन करता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन तब फेवरेबल होता है जब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। कोई भी रिएक्शन तब फेवरेबल होता है जब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो I2 का वाटर के साथ रिएक्शन का डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव। अब आयोडीन पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन एक पॉइंट लिखा मैंने NaOH में सॉल्युबल है। NaOH सॉल्युबिलिटी एक बड़ा इशू। बहुत सारे एलिमेंट की NaOH सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी जाती है, एल्कलीज में उसकी सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एक बड़ा एरिया है अपने आप में कि NaOH में किसी चीज की, NaOH सॉल्यूशन में आपको सॉल्युबिलिटी पूछी जाएगी। बहुतों सब्सटेंस की पूछी जाती है। ये एक बहुत बड़ा एरिया, ये एक दिन में आपका क्लियर नहीं होगा। बहुत सब्सटेंस, सल्फर का पूछेगा, हेलोजन का पूछेगा,
मेटल का भी इनफैक्ट पूछ लेगा, जिंक का पूछ लेगा आपसे, बेरिलियम का पूछ लेगा आपसे, एल्यूमिनियम का पूछ लेगा आपसे, आयोडीन का पूछेगा आपसे, सिलिकॉन का पूछेगा आपसे, फास्फोरस का पूछेगा आपसे, रेड फास्फोरस का पूछेगा आपसे। नहीं समझ रहे हो? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी सॉलिबिलिटी किस में पूछी जाती है? NaOH में। क्यों पूछी जाती है उसका एक रीजन मैं समझा रहा हूं धीरे धीरे। बहुत सारे सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब मेनली एलिमेंट, जिनकी सॉलिबिलिटी NaOH मतलब एल्कलीज में पूछी जाती है। NaOH एल्कली मेटल के S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स को एल्कलीज बोलते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़ के। ठीक है, तो इनका क्या कारण है सर, ये क्यों पूछा जाता है? उसकी एक वजह है, वाटर से जो सब्सटेंस रिएक्ट किया, वाटर से जो सब्सटेंस रिएक्ट किया या रिएक्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी बहुत भी रखता है, और अगर वो या तो एसिड बना ले रिएक्ट करके या फिर एम्फोटेरिक सब्सटेंस बन ले रिएक्ट करके, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस फर्दर एसिड को भी घुला देगा और एम्फोटेरिक सब्सटेंस को भी घुला देगा। नहीं आया समझ में? फिर से मैं समझा रहा हूं, ठीक से फिर से मैं समझा रहा हूं। मैंने बोला कि मान लो कि क्लोरीन की सॉलिबिलिटी पूछी गई, वाटर तो एक क्वेश्चन है ही, अब क्लोरीन की सॉलिबिलिटी पूछी गई किसमें? NaOH में। तो क्लोरीन पहले NaOH के सॉल्यूशन में पूछा गया, तो क्लोरीन पहले वाटर से रिएक्ट करेगा। आपने क्या पढ़ा? क्लोरीन क्या बनाएगा? HCl प्लस क्या बनाएगा दोस्त? HOCl बनाएगा। बोलो, अब ये दोनों सब्सटेंस क्या है, एसिड है कि बेस है? तो चूंकि ये एसिड है तो किसमें आराम से रिएक्शन कर जाएगा? बेस में। इसीलिए क्लोरीन भी किसमें सॉल्युबल हो गया? NaOH। तो इन सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी क्यों पूछ रहा है NaOH में? या तो ये वाटर से रिएक्ट करके पहले डायरेक्टली एसिड बना लेते हैं, या नहीं तो एम्फोटेरिक बनाते हैं। तो बेस से कौन रिएक्ट करता है? एसिड या एम्फोटेरिक? एसिड या, क्योंकि एम्फोटेरिक में दोनों कैरेक्टर होता। कौन कौन कैरेक्टर? एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर होता। क्या आया समझ में? इसीलिए ऐसा पूछा जाता है। तो I2 तो वाटर से रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन आप ये तो समझते हैं कि अगर रिएक्शन हुआ तो इसी तरीके का एसिड प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट हो जाएगा HI प्लस HOI, HI प्लस। इसलिए आयोडीन NaOH में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं। हमने बोला वैसे सब्सटेंस जो वाटर से डायरेक्टली रिएक्ट कर जाए या थोड़ी बहुत टेंडेंसी रखते हैं वाटर से रिएक्ट करने का, वैसे सब्सटेंस NaOH से फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट में एसिड बना या एम्फोटेरिक सब्सटेंस बना। तो इसको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, ये अचानक एक बार में नहीं होगा। तो चलो मैं आपको करवाता हूं, पहले ये वाला एरिया थोड़ा सा आप सीख ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी चीजों की तरफ। ध्यान से देखिए, पहले मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या मैं बोलना चाह रहा था सभी का? ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोजेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ, बड़ा एरिया आप पढ़ रहे हो, इन कहां पे ना? एल्कलीज। NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, COH2 भी ले सकते हो। क्या आपको आ रहा है समझ में? तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ, बोलो जी, हैलोजेंस। कहां पे? कहां पे? एल्कलीज में। मैंने क्या बोला? ये और भी एलिमेंट्स के लिए लागू होंगे या सिर्फ हैलोजेंस के लिए? और भी एलिमेंट्स के लिए, लेकिन उसको हम लोग सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे। हाँ मैं डिस्कस करता हूं। तो मैंने बोला कि बाकी हैलोजन छोड़ के बाकी से सल्फर लिखा, फास्फोरस लिखा, तो ये सब जगह जगह पे हम लोग लाएंगे, क्योंकि अभी तो ग्रुप 17 ही स्टार्ट हुआ ना। फिर 16 जाएगा तो 16 में सल्फर ऑलरेडी डील कर लूंगा, फिर 15 जाएगा फास्फोरस डील कर लूंगा, 14 जाएगा कार्बन सिलिकॉन डील कर लूंगा, टिन लेड डील कर लूंगा। क्या समझ में आया? तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से कॉन्सेप्ट की अच्छे से। सबसे पहला वर्ड क्या है? एल्कलीज। एल्कलीज को क्लियर करें हम लोग। एल्कलीज का मतलब होता है, ये एल्कली नहीं है, क्या नहीं है, और न ही इसका मतलब एल्कलाइन है। ये दोनों अलग अलग वर्ड है। एल्कली अलग वर्ड है, एल्कलाइन अलग वर्ड है, आगे आएगा, ठीक है। एल्कलीज का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस। एल्कलीज किसे बोलते हो आप? वाटर सॉल्युबल बेसिस को। मैं बोल दूं कई जगह ALKALIS भी लिखते हैं, तो वाटर सॉल्युबल बेस। बेस किसे बोलते हो आप? मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को। बोलो, जैसे एसिड किसे बोलते हो आप? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स को। तो बेस किसे बोलते हैं? मेटल की ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स को। तो एल्कलीज का मतलब हो गया वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो मेटल तो भाई पीरियोडिक टेबल में 80 से ज्यादा है, सभी बेस हैं, उनके ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स। बोलो, लेकिन एल्कलीज सारे नहीं है उसमें से। कौन है? सिर्फ जो
मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, सिर्फ वही एल्कलीज। क्लियर है सर? वाटर में कौन कौन सॉल्युबल है? तो एस ब्लॉक की मेटल की ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, वो भी बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के, बाकी कोई भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं है। तो मैंने क्या बोला दोस्त, इसमें कौन आ गया, एस ब्लॉक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर है? बोलो, बोलता नहीं है बे, बस पूरा जी जान लगा, कितनी जोर से आवाज निकाले। अच्छा सोचो मैं भी अगर ऐसे ही बोलो, एल्कलीज कहते हैं, चलो हम भी ऐसे ही बोलते हैं। नहीं नहीं सर, आप सिर्फ गला फाड़िए, हम लोग बैठ के आनंद लें। बैल सब कहीं के, तुम लोग को नहीं बोले रे बैल, बुरा नहीं मानना, तुम लोगों के लिए स्पेशल वर्ड है, चुड़ैल सब कहीं के। एस ब्लॉक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, एक्सेप्ट क्या बोला, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अच्छा सीखिए, टफ चीज है लेकिन मैं आसान करके आपको सिखा रहा हूं। तो ये क्लियर हो गया। मतलब यहां से एक और अच्छी चीज हम लोगों ने सीख ली। कोई अब मेरे से बोलेगा जिंक ऑक्साइड सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। मेटल में, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में सिर्फ कौन सॉल्युबल होंगे, एस ब्लॉक, वो भी किसको छोड़ के? तो जिंक ऑक्साइड क्या हुआ, इनसॉल्युबल। कोई मेरे से बोलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, सर सॉल्युबल। मेरे से बोलेगा सिल्वर ऑक्साइड, इनसॉल्युबल। मेरे से बोलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल। मेरे से बोलेगा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, सॉल्युबल। कैसे सॉल्युबल? एस ब्लॉक का मैंने बोला। बोलो, कोई अपने से बोलेगा बताओ भाई Al2O3 सॉल्यूशन देगा कि प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल। कोई बोलेगा सीजियम ऑक्साइड है, सॉल्यूशन देगा कि प्रेसिपिटेट? सॉल्यूशन। समझ रहे हो अच्छे से? मेरे से कोई बोलेगा कि कॉपर की ऑक्साइड सॉल्यूशन होगी या प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉल्युबल इनसॉल्युबल? बोलो, इनसॉल्युबल। SO3 सॉल्युबल इनसॉल्युबल? बोलो, इनसॉल्युबल। आया समझ में? जोर से बोलो सर, हम लोग बैल हैं। बोलो, अरे मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं बे, तुम लोग के बारे में बोल रहा हूं। बोलो, बोलेगा? बोलो, बोल ही नहीं रहा यार, ना बोलोगे तो मिटा देंगे। जल्दी बोल। अरे बोल रहे सर हम लोग बैल हैं। बैल हैं, कौन है? हम लोग, बत्तख सब कहीं के। क्या बताया अभी यार, पढ़ा कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हो। क्या हमने बोला, इतने अच्छे से इलैबोरेट किया। पीरियोडिक टेबल में बहुतों मेटल है, सभी मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हमने क्या बोला, बेस है, बोला। अब हमने क्या बोला, बेसेज में क्या सारे बेस सॉल्युबल है? नहीं, सिर्फ कौन सॉल्युबल है, एस ब्लॉक की ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। बाकी मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेस जो है वो इनसॉल्युबल। तो मैं बात किसकी कर रहा था, बेस की, मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की। यहां पे एग्जांपल किसका लिखा है? तो मैंने कब बोला कि नॉन मेटल वाला सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है। आपने देख लिया एस ब्लॉक नहीं है तो बोल दिया इनसॉल्युबल है। तो बैल कैसे नहीं हुए बताओ? हमने नॉन मेटल का जिक्र किया है, सल्फर मेटल है या नॉन मेटल है? तो नॉन मेटल का तो हमने जिक्र ही नहीं किया ना, क्या है? तो फिर कैसे आपने वहां पे इनसॉल्युबल बोल दिया? तो इसी वजह से बोला ना कि वो एस ब्लॉक से बाहर है। तो मैंने तो वो मेटल के लिए थ्योरी बताई है। नॉन मेटल में बहुत प्रॉब्लम है, कभी रिएक्ट करके वो एसिड बना के सॉल्युबल भी हो सकता है, कभी इनसॉल्युबल भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस याद करते जाएंगे, अनुमान बढ़ते जाएगा, हाइड्रोलिसिस वगैरह सीखते जाएंगे, अनुमान बढ़ेगा। चलो आ जाओ वापस, आया समझ में? तो चलिए, तो एल्कलीज किसको बोला फाइनली, एस ब्लॉक की ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को, किसको किसको छोड़ के, बेरिलियम मैग्नीशियम। अब हैलोजेंस की रिएक्शन होनी है किसमें, एल्कलीज में, मतलब एस ब्लॉक की हाइड्रोक्साइड में बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़ के। चलो आ जाओ, बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल हुई कि इनसॉल्युबल? क्या हुई जी, इनसॉल्युबल। ठीक है, आइए आराम से। नाउ मान लो मैंने शुरू किया ए नंबर में, फ्लोरीन टुवर्ड्स NaOH, ये हो गया क्वेश्चन। या फिर इसी को क्या लिख लिया, फ्लोरीन इन NaOH सॉल्यूशन, सही है, ये मेरा क्वेश्चन हुआ। या इसी को क्या बोल दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोरीन इन NaOH। ठीक है, अब जरा देखो कैसे हो।
जब NaOH के सॉल्यूशन में फ्लोरीन को डाला गया है तो सबसे पहला स्टेप, फ्लोरीन किससे बहुत तेजी से रिएक्ट करे? समझ में आया? नॉर्मल वाटर है, कोल्ड, केमिस्ट्री में कोल्ड का मतलब होता है सामान्य पानी। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? आपने पढ़ा है पिछली क्लास, HF प्लस O2, O2 गैस है बाहर आई। अब जरा सोचो HF का नेचर क्या है? एसिड की बेस, एसिड क्या नेचर है? चलो इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर ले हम लोग, देख लो बैलेंस अभी तो है नहीं, नहीं है ना? तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यहां H2O है, यहां अगर 2 लगा दूं, नहीं तब नहीं होगा, यहां मैं क्या लगा दूं? 2, तो 2 लगाने से मेरी हाइड्रोजन 4 है, तो यहां कितनी लगा दूं? 4 ना। अब मेरी फ्लोरीन 4 है, तो यहां क्या लगा दूं? अब बैलेंस हो गई। तो इस रिएक्शन में पहले स्टेप में फ्लोरीन जब वाटर से रिएक्ट किया तो कितने मोल एसिड बन गए? अब ये एसिड आगे ट्रांसफर होगा किसके साथ? बेस के साथ, क्योंकि आपको इसकी सॉल्युबिलिटी किसमें चेक करनी है? NaOH में। तो वहां NaOH भी है, तो NaOH मेरा क्या है? बेस, और ये मेरी क्या है? एसिड। तो मेरा एसिड बेस में क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट के लिए आप क्या करते हैं? अच्छे से एसिड से हाइड्रोजन हटाते हो ना जी, तो कितनी हाइड्रोजन हटेगी? 1। H हटेगी या H माइनस या H प्लस? H एटम या H माइनस या H प्लस? H प्लस। एसिड क्या देता है? H प्लस। तो जब आपने H प्लस हटाया तो जो अनायन बना इसे आप कौन रेडिकल बोलते हो? एसिड रेडिकल। एसिड से आए हुए रेडिकल को क्या बोलते हो? अच्छा, बेस से क्या हटाते हो? H प्लस की OH माइनस। OH माइनस जब हटाया तो क्या बच गया? Na प्लस। बेस से जो रेडिकल आती है उसे आप क्या बोलते हो? बेसिक रेडिकल। और इसी दोनों का जब चार्ज बैलेंस करके आप सामने न्यूट्रलाइज करते हो आयंस को, इसीलिए ऐसे रिएक्शंस को आप बोलते हो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि चार्ज को आप क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हो। तो ये मेरा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हुआ, ABN लिख दिया शॉर्ट में। तो मेरा क्या बन जाएगा जी? Na प्लस F माइनस। NaF हुआ, Na प्लस F माइनस क्या बना? तो NaF प्लस वाटर। अब इसको भी बैलेंस कर लो, 4 मोल HF के लिए यहां 4 लगाओगे, फिर यहां 4 होएगा, बोलो, तो हाइड्रोजन हो गई अपनी 4 और 4 8, 8 के लिए वापस यहां क्या लगा दोगे? 4। अब नेट सभी को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, बोलो, तो 4 मोल HF बना और कंज्यूम हो गए, सही है? बोलो, 2 मोल वाटर समाप्त हो गई, तो यहां कितने मोल वाटर बच गए? 2 मोल वाटर। तो मेरा नेट रिएक्शन क्या लिखाया? 2 मोल फ्लोरीन, बोलो, प्लस कितने मोल NaOH? 4 मोल NaOH, गिविंग क्या दे रहा है? 4 मोल NaF प्लस 1 मोल O2 और 2 मोल H2O। क्या समझ में आया? कितने आराम से आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। इसको आप ओरली बिना पेन लगाए बना सकते थे। कैसे? अब सर NaOH सॉल्यूशन में पहले वाटर से फ्लोरीन रिएक्ट करेगा तो वो बन जाएगा, दिमाग में चलाओगे, HF प्लस O2। O2 गैस है, HF हमारी एसिड है, एसिड HF NaOH से रिएक्ट करेगी, सर कन्वर्ट कर जाएगी NaF में, तो फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट हुआ सर NaF प्लस O2 प्लस वाटर। फर्क है, यहां बैलेंस करके निकाला। कितने लोग को आया समझ में? हाथ उठाइए। O2 पहले स्टेप में आया ना, उस स्टेप का HF यूज हुआ, लेकिन उस स्टेप का O2 तो बच रहा ना। इस तरह से क्या क्लियर हुआ? सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोजन इन एल्कलीज। यहां मैंने NaOH लिया, आप KOH भी ले सकते हैं, COH होल 2 भी ले सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलो, बोलो, चल बी नंबर। अगर हम ले NaOH प्लस Cl2, मैंने लिख दिया डाइल्यूट, खूब सारा पानी, कोल्ड। पहला स्टेप क्या होगा? क्लोरीन किससे रिएक्ट करेगा? कितना मजेदार है, H2O से क्या बनेगा? HCl प्लस HOCl। अब HCl क्या है? एसिड। HOCl भी क्या है? एसिड। अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, एक बार और कर लेता हूं, अगले से छोड़ देंगे। बैलेंसिंग पर भी ध्यान नहीं देना, पहले प्रोडक्ट सीखने पे ध्यान देना। तो 2 मोल क्लोरीन बैलेंस्ड है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब मेरा HCl एसिड किससे रिएक्ट करेगा? NaOH से, क्योंकि NaOH क्या? बेस। ये क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर। बोलो, यहां से H प्लस हटा तो Cl माइनस, OH माइनस हटा तो Na प्लस, ये भी बैलेंस्ड है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? HOCl रिएक्ट करेगा किससे? NaOH बेस से। फिर वहां से दोस्त फिर क्या हटेगा? H प्लस। H प्लस हटने के बाद क्या बचेगा? OCl माइनस। और यहां से Na प्लस, तो Na प्लस और OCl माइनस क्या बनाएंगे लोग हम लोग? NaOCl।
OCl, तो ये हमने लिख दिया NaOCl प्लस वाटर, ये भी बैलेंस्ड है अपने आप में। अब नेट रिएक्शन को अपने को जोड़ देना है, जरा अच्छे से देखा जाए। HCl कैंसिल हो गया, मतलब बीच में बना और कंज्यूम हो गया, HOCl भी बीच में बना और कंज्यूम हो गया, क्योंकि बैलेंस्ड है अंदर। वाटर 1 मोल जो यूज हुआ, 1 मोल कैंसल आउट हुआ, तो नेट रिएक्शन मेरा क्या आया, मोल्स NaOH के कितने हो गए, 2, बोलो Cl2 कितना हो गया, 1, और गिविंग NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। कितना आसान है। तो इस तरह से क्लोरीन एल्कलीज में सॉल्युबल हुआ या नहीं हुआ, क्लोरीन एल्कलीज में सॉल्युबल हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। कितने लोग का क्लियर हो गया, हाथ उठाइए, बहुत बढ़िया। तो रिएक्शंस को इस तरीके से हम लोग फील करते हैं, सोचेंगे, थोड़ा थोड़ा स्टेप्स आएगा, एक दिन में कोई जादू नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा। ये धीरे 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 आप अगर कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे, छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए रिएक्शंस के लिए, लेकिन एलिमेंट्स ही याद नहीं है, एलिमेंट का वाटर से रिएक्शन याद नहीं है, क्या बनाओगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस याद नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। गैस याद है अगर प्रॉपर्टीज, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर ये गैस हल्की है, सर ये गैस भारी है, जो गैस बनी वो गैस बहुत हल्की है, रिएक्ट कर पाएगी, रिएक्ट करने से पहले क्या हो जाएगी, स्किप कर जाएगी। तो ये सब आइडियोलॉजी तब ना होगा, लगा पाओगे जब आपको एक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्री नॉलेज आपके पास होगा। इसीलिए मैं जो काम दे रहा हूं बहुत सोच समझ के दे रहा हूं। ये आपके सिलेबस के कंप्लीशन की तरफ भी ये काम आपको ले जा रहा है। आपका पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का जो डिफिकल्ट और अलग तरीके का कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट है, वो सब निकल रहा है इसमें। ये जो आप छोटा छोटा काम हर दिन करेंगे, कभी एटॉमिक नंबर, कभी ग्रुप नंबर, कभी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, कभी हाफ लाइफ पीरियड, तो ये ब्लॉक को भी तोड़ रहा है, समाप्त कर रहा है आपका। आप समझिए कि एक साथ कितनी चीजें अभी तक आप सीख गए ब्लॉक से, आपको अनुमान नहीं है। मतलब पूरी एनसीईआरटी 11th 12th हर जगह से आपने मोर और लेस कुछ कुछ सीखा। और ये कंटेंट ऐसा है कि अगर आप अभी नहीं सीखते तो बाद में ये क्या होता, बंद रह जाती किताब में ही वैसे। और उसकी वजह से केमिस्ट्री भी हमारी इजी हो गई। देखो कितना अच्छा रिएक्शन हमने आराम से बना लिया। तीसरा, अगर मैंने ये सब कितनी बार पूछा गया ना, मतलब कोई ठिकाना नहीं है, 50 बोल दूं तो कम है ये रिएक्शन। सारे एग्जाम्स को मिला के मैं 50 बोल दूं तो कम है। अब देखो, देखिए आपको तो डायरेक्टली ही पूछेगा, बच्चा तो रट के जाता है, लेकिन हमने आपको समझाया कि रटना नहीं है रिएक्शंस को। रिएक्शंस को रटे तो गए, रिएक्शन समझना पड़ेगा। कई बार रिएक्शन स्टेप से बन जाते हैं बड़े आराम से। अब देखो इसमें क्या अच्छी चीज एक लगा सकता, रेडॉक्स एंटर कर रहा है, आराम से सीखे, ध्यान दीजिए। तो आपको आया समझ में, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, जरा गौर से देखिए। ठीक से इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन, जो जवाब देंगे हाथ उठाएंगे। गुड, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, आप बताइए। सोडियम का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, क्लोरीन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी, और कोई जवाब दे रहे थे? सोडियम का क्या, रिडक्शन। और कोई जवाब दे रहे थे? ऑक्सीडेशन किसकी, सोडियम, रिडक्शन क्लोरीन। और कोई? आप क्या बोल रहे थे? क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ही रिडक्शन। ठीक है, अब बताइए। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन, क्लोरीन की ही रिडक्शन। आप कोई बात नहीं, Cl2 रिडक्शन और सोडियम ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए आइए मैं बता। पहले ये बताओ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, समझाया है पीछे। ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में बोलना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना या घटना, बढ़ना। और रिडक्शन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना या घटना, घटना। तो NaOH में सोडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1, क्योंकि कंपाउंड में सोडियम क्या,
पूरी एल्कली मेटल की +1 फिक्स्ड है, कंपाउंड में पूरी एल्कली मेटल पहले ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, कितनी? +1। सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम की कंपाउंड में हमेशा कितनी? +1, और एलिमेंट में तो सभी की 0। 2A की कंपाउंड में हमेशा फिक्स है, सेकेंड ग्रुप का कितना जी? +2। तो सोडियम यहां कंपाउंड में है या अकेला? कंपाउंड में तो कितनी हो गई उसकी? जब उसकी +1 हो गई, अब यहां पर सोडियम कंपाउंड में है कि अकेला है? तो यहां भी +1 है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा या घटा? कुछ नहीं हुआ। तो सोडियम का कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ भाई मेरे? कैसे हुआ? सोडियम की भी फिक्स होती है, हाइड्रोजन की भी लगभग फिक्स होती है +1, और ऑक्सीजन की भी फिक्स होती है -2। तो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अपने नॉर्मल स्टेट्स में रहते हैं ज्यादातर। अब क्लोरीन कितने में है? 0। यहां क्लोरीन कितने में? क्या दिख नहीं रहा? घटा या बढ़ा? क्या हुआ? घटा या बढ़ा? डिक्रीजेज। ऑक्सीडेशन स्टेट घटने को क्या बोलते हो? तो रिडक्शन किसकी हुई? क्लोरीन की। अब आ जाओ, यहां पर भी क्लोरीन दिख रही है, यहां क्लोरीन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो सोडियम कितना जी? +1, ऑक्सीजन -2। तो 0 करने के लिए क्लोरीन का क्या बच गया? अरे नेट चार्ज जोड़ के कितना होगा? 0। तो ये +1 है, ये -2, ये कितना होना पड़ेगा? इसका मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस जगह पर कितनी है? +1। तो क्लोरीन मेरा 0 से कितने में गया है? बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा या घटा? क्या हो गया ये? तो क्लोरीन की ही ऑक्सीडेशन हुई और क्लोरीन की ही रिडक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो, हम लोग रेडॉक्स में एक स्पेशल टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या बोलते हो जी? डिस्प्रोपोर्शनेशन। रेडॉक्स रिएक्शन तो समझते हैं आप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, उसको आप क्या बोलते हो? रेडॉक्स। ये रेडॉक्स में भी कौन सी टाइप है? रेडॉक्स में भी ये कौन सी टाइप है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। किसे बोलते हो डिस्प्रोपोर्शनेशन? एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन, उसी एलिमेंट की रिडक्शन। तो इस तरह से क्लोरीन का ही यहां दोनों। अब एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, जिसको थोड़ा समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं आया तो तब भी परेशान नहीं होना। ध्यान से सुने। इक्विवेलेंट वेट आपने सुना है? क्योंकि आप लोग ड्रॉपर बैच वाले हैं तो इक्विवेलेंट वेट आपने सुना होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है लोग? मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। ध्यान से, यहां पर इक्विवेलेंट वेट डिस्प्रोपोर्शनेट की आएगी। पता नहीं सभी को समझ में आएगा कि नहीं डिस्प्रोपोर्शनेट का। तो जब भी डिस्प्रोपोर्शनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हो तो एक बार ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्लस एक बार ड्यू टू रिडक्शन, एक बार ड्यू टू ऑक्सीडेशन और एक बार ड्यू टू रिडक्शन। मेरा डिस्प्रोपोर्शनेट कौन है यहां? Cl2। इसीलिए अगर मेरे से पूछा गया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 क्या होगी, तो मैं एक बार उसका क्या करूंगा? ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2, मोलर मास ऑफ Cl2, अब ऑक्सीडेशन के कारण, और मोलर मास ऑफ Cl2 किसके कारण? वैलेंसी फैक्टर, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में देखो 0 से +1 गया, 1 का चेंज। क्लोरीन Cl2 है, 2 के लिए 2 का चेंज। रिडक्शन में आओ, 0 से -1 गया, 1 का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज। क्या आ गया? हाफ हाफ, 1 बन गया मोलर मास ऑफ Cl2। यही आंसर। ये कई बार एग्जाम में आया, लेकिन मुझे नहीं लगता सभी को आया होगा समझ में। कितने लोग को आ गया समझ में? चलिए, अच्छे खासे लोग समझ गए। जो समझ गए उनके लिए एक बार और बोल रहा हूं, जो नहीं समझे वो ध्यान न दे। मैंने बोला जब भी डिस्प्रोपोर्शनेट का आपको इक्विवेलेंट वेट पूछे तो सामान्य तौर पे जो रेडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट होता है वो दूसरे तरीके से निकलता है, इक्विवेलेंट वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। लेकिन जो डिस्प्रोपोर्शनेशन में होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट सब्सटेंस का, उसका ऑक्सीडेशन भी हुआ रहता है और रिडक्शन। तो उसका इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालते हो? मोल, एक बार इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू ऑक्सीडेशन, एक बार इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू, तो ऑक्सीडेशन में मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर और रिडक्शन में भी मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर होता है नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बदला है पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां पर कितने एटम्स हैं? 2।
पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट कितने एटम का होता? ऑक्सीडेशन स्टेट कितने एटम का होता? एक एटम का होता, मॉलिक्यूल का नहीं, एक एटम का। तो 0 से -1 गया एक एटम का, यहां था कितना एटम, इसीलिए 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ उसमें एक में, तो वैलेंसी फैक्टर कितनी बनी? 2। फिर 0 से गया +1, कितने का चेंज हुआ? 1 था, कितना यहां पे 2, इसलिए फिर 2 हो गई, तो हाफ प्लस हाफ 1 बन गया। अब कितने लोग को आया समझ में? हाथ उठाइए। गुड, लगभग सब लोग समझ गए। तो एक आध एग्जांपल मैं करूंगा, वहां से और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या था? NaOH प्लस Cl2 ना। चलो अब मैं लेता हूं सी नंबर तीसरा। अगर मैं लू KOH प्लस Br2, बहुत बार आया है, जेई मेन 2007, नीट मेंस, बहुत बार। एक्वस मैंने हिट किया, या इसको हॉट एंड कंसंट्रेटेड करके भी दे सकता है, लिख सकता। दिमाग लगाओ, बिना पेन लगे बन जाएगा। पहले ब्रोमीन किस वाटर से रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर से। क्या बनाएगा? HBr प्लस HbRO3। HBr दोस्त क्या है? एसिड, और HbRO3 भी क्या है? एसिड। अब HBr से कौन रिएक्ट करेगा? NaOH, और HbRO3 से भी कौन रिएक्ट करेगा? NaOH। आराम से सोचो, जब HBr से NaOH रिएक्ट करेगा तो Br माइनस रहेगा, HBr तो NaBr बना, और जब KOH तो KBr बना, और जब HbRO3 से कौन रिएक्ट करेगा? KOH, तो HbRO3 से एसिड बनाओ, पहले एसिड रेडिकल, H प्लस हटा, एक H प्लस हटा, तो क्या बना? BrO3 माइनस बना ना, एक माइनस या 2 माइनस? एक, क्योंकि कितने हाइड्रोजन थे? एक, तो बना BrO3 माइनस, क्या लगाया? K प्लस, क्या हो गया? KBrO3। क्या आंसर बना? KBr प्लस KBrO3 प्लस वाटर। कितने लोग को आया समझ में? गुड, पेन लगाऊं? लगा के बता। छोटू, अगर प्रॉब्लम होती है ना, सुनिए इधर इधर, तो अपने आप को नीचे नहीं ले जाना है मानसिक स्तर से, वहां पे फाइट करना, स्ट्रगल करना, ठीक है? और पूछना है, सर दोबारा पूछिए। आप सीखेंगे नहीं तो मेरा कोर्स समाप्त करने का फायदा क्या है? बताओ क्या फायदा? आप सीख ही नहीं पाए तो मैं अच्छी कंटेंट देके क्या करूंगा? क्या मेरा मकसद आपके नोट्स को भरना है, या ये बताना है भाई हम भी बड़े तुर्रम खान हैं? वो मुझे साबित करने की जरूरत नहीं, मैंने 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ा लिया है हम लोगों ने। तो मकसद यहां ये है, हम लोग बैठे क्यों हैं? हमें कंपटीशन निकालनी, और कंपटीशन कोर्स समाप्त करके नहीं निकलता, कंपटीशन लर्न करके निकलता। तो अगर मुझे डिफिकल्टी आएगी तो मैं स्ट्रगल करूंगा, मैं फाइट करूंगा, मैं पूछूंगा। लेकिन अगर मैं ये सोच लूं बाकियों को समझ में आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, होता है इस एज में थोड़ा सा। इस एज में क्या, ये चीजें हर एज में होती है। क्वेश्चन करने से लोग, सवाल करने से डरते हैं, ये फियर सभी के मन में आता। तभी तो आंखों के सामने बहुत सारी चीजें होती रहती है। ट्रेन में जाते हो, लोग लूट रहा होता है, पेंट्री वाला 15 का पानी बोतल 20 में बेच रहा होता है, रेल नीर की जगह कोई और तीर चल रहा होता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि हम सब डरते रहते हैं। तो ये उम्र के हर पड़ाव में ये फियर लगा रहे हैं। इस फियर से ओवरकम करना पड़ता है। अगर आपको कुछ पाना है, आगे निकलना है, इस डर को हटाना पड़ेगा कि बाकी लोग सीख रहे हैं, मैं नहीं सीख पा रहा हूं, तो शायद मुझ में कमी। ये गलत है भाई, ये गलत है। क्या पता बगल वाला इसलिए हाथ उठा दिया हो कि शर्मिंदगी महसूस ना हो रही हो मुझे, बाकी लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा ना महसूस करना पड़े, इसलिए मैं हाथ उठा दे रहा हूं। क्या पता बगल वाले ने जोश में हाथ उठा दिया। देखिए सड़क पर नारे लगाते हुए कितने लोग दिल से लगाते हैं? कोई नहीं। सब किस में लगाता है? जुनून में, क्योंकि बाकी लगा रहा, मैं भी लगा रहा हूं। इसीलिए बहुत जरूरी है अपना अपीयरेंस दिखाना, मैं हूं। इतिहास आपके अपीयरेंस के लिए आपको याद रखता है। इतिहास का मतलब यहां हमारी फैमिली वालों से, सोसाइटी से, हमारे टीचर्स से, अगले बच्चों से, वो याद रखते हैं। अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है। और जब आप अपीयरेंस अपना शो करवाएंगे ना, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। अभी पिछले बैच में, जस्ट पिछले बैच में एक बच्चा था विवेक, बड़ा प्यारा बच्चा अपना, शायद तुम्हारे बैच में था ना? उसकी वो एकदम शुद्ध देहाती बच्चा है, स्टेट बोर्ड से पढ़ के आया हुआ। वो उस बैच में एक पर एक तुर्रम खान थे, एक पर एक तुर्रम खान थे सीखने वाले, जिसको कंटेंट चाहिए बहुत सारा। और वो इतना मतलब सीधा बच्चा, शरीफ, कि वो शुरुआत में तो अंग्रेजी के कोई वर्ड्स नहीं पहचान पाता था। कुमुद सर की क्लास में एक दिन कुमुद सर ने कोई अंग्रेजी का टर्म लिखा, जिसे होता है हैविंग, इज, IMR, कुछ अंग्रेजी का वर्ड, तो उसे अजीब लगा। उसने पूछा क्या सर ये साइंटिस्ट का नाम है क्या? तो बहुतों ने हंस दिया। तो उसकी डेयरिंग देखो, बड़ी हुई क्लासरूम में वो क्या कहता है, तुम लोग हंस रहे हो, हम अपने स्कूल में ना अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर लाते थे।
जरा समझो, उसकी हिम्मत देखो। उसके दिमाग में यह आता था कि अगर बाकी सीख सकता तो मैं क्यों नहीं सीख सकता हूं, मैं भी सीख सकता हूं। लाइफ में या अभी तक के स्टेज में उसने क्या पाया नहीं पाया यह इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, उसका अपीयरेंस कमाल का है। वो कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करेगा अपने अपीयरेंस की वजह से। शायद वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन जाए, क्योंकि उसकी अपीयरेंस, उसका जो जेस्चर है ना, बहुत पॉजिटिव फील देता, दूसरों को एनर्जी दे देता, जो नहीं भी पूछने वाला वो भी पूछने लगता। अपीयरेंस बहुत जरूरी है। आपको मैं आज कहानी सुना रहा हूं उसकी, सोचिए 1 साल पहले पढ़ के गए हुए बच्चे की, इसका मतलब उसका अपीयरेंस था, तभी तो आपको कहानी सुना रहा हूं। तो मैं याद रख रहा हूं, आप भी याद रख रहे हैं, उसके बैच वाले को सभी को याद रहेगा जीवन भर कि अंग्रेजी के एक टर्म को उसने बताया, साइंटिस्ट का नाम, और वो भी डट के बोला भाई अपने स्कूल के हम टॉपर रहा करते हैं। टॉपर होकर क्या हो, लिटरली वो टॉपर था। तो अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फील करवाइए, डर में मत रहिए। गर्मी की छुट्टी में एक बच्ची हर साल अपने नानी मां के यहां जाती थी, कोई लड़की थी हर साल अपने पेरेंट्स के साथ नानी मां के यहां जाती थी। लगातार ये सिलसिला चलता था, समर वैकेशन है भाई, हर साल वो पेरेंट्स के साथ चली गई। तो जब उसकी उम्र हो गई 16, 17, 18, 17, 18 में हो गई, तो वो एक बार कहती है अपने फादर मदर से कि अब मैं बड़ी हो गई, मैं तो अकेले भी जा सकती हूँ, आप लोग क्यों हर मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, अब मैं 18 हो गया, मैंने इंटरनेट देख लिया, दुनिया देख लिया, मैं समझती हूँ हर चीज को। तो फादर ने बोला ठीक है, इस बार तुम अकेले ही जाओ। वो अकेले निकली, स्टेशन पर गया, सी ऑफ किया सब लोगों ने। जाते समय पिताजी ने क्या किया, एक छोटी सी एक कोई पर्ची बना करके कुछ उसके पॉकेट में कहीं पे रख दिया, बैग में पर्स में रख दिया, बोला कभी अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करो तो इसको पढ़ लेना। उसने ध्यान नहीं दिया, हड़बड़ी में ट्रेन में चढ़ गई, वो ठीक है जाके बैठ गई। बैठी, उससे शुरू में बहुत अच्छा लगा, अरे आज मैं आजाद हूं, पहली बार मुझे फ्रीडम मिली है इस तरह, बहुत अच्छा उससे फील हुआ। फिर वो बैठी, अब ट्रेन में भाई बहुत तरह के लोग आते हैं, धीरे धीरे उससे डिस्कंफर्ट फील होना स्टार्ट हुआ। कुछ लोग घूर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा अजीब आवाज निकाल रहे हैं। अब उसको थोड़ा डिस्कंफर्ट फील हुआ। उसको हमेशा शील्ड किया था, प्रोटेक्ट किया था पेरेंट ने। अब उसको टेंशन होने लगी, कोई आके बगल में बैठने की ट्राई करने लगा, अब उसके हाथ कांपने लगे। ठीक है कि अब तो हम भाई फियर आ गया मेरे अंदर। सडन अचानक पता नहीं उसके क्या मन में आया, पर्स से उसने पर्ची निकाली। पर्ची पे क्या लिखी हुई थी, बेटा तुम डरना नहीं, मैं बगल के कोच में बैठा हुआ। पर्ची में बस इतनी लिखी हुई थी। अब उसको एक एनर्जी आई, अब वो स्टेबल हो गई, मेंटली स्ट्रांग हो गई। उसका मन किया पापा को जाकर के हम बात करें। फिर उसने सोचा नहीं, जरूरत क्या, पापा तो बगल में बैठे हुए हैं, बगल वाली कोच में बैठे हुए हैं। अब वो आराम से लड़ सकती थी सबसे। अब उसको किसी ने अगर कुछ बोला तो उसने रिएक्ट किया, भाई आराम से, ये कोई तरीका नहीं है। सफर कंप्लीट हुआ, उतरी स्टेशन से और बगल वाले कोच में गई पापा को ढूंढने, पापा नहीं थे। क्या आपको समझ में आया? फियर को ओवरकम करेंगे तो आपकी जर्नी शानदार होगी और एंजॉयबल होगी। अगर आप फियर में है वो लड़की, तो क्या पूरी जर्नी में वो किसी स्टेशन को देख पाती, नेचर को बाहर में देख पाती, अलग अलग लोगों को वो फील कर पाती, लोग कैसे हैं, किस किस तरीके के हैं? तो उसने सबसे पहले किसको ओवरकम किया? फियर को। उसके लिए मन में उसके क्या आया? सपोर्ट आया। तो आपके मन में भी सपोर्ट है, किसी के मन में टीचर, क्लासरूम में तो टीचर का ही सपोर्ट मिलेगा, घर में जाएंगे पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा किसी दोस्त का सपोर्ट मिल जाएगा, किसी दूसरे कजन का सपोर्ट मिल जाएगा, ईश्वर का कोई नहीं है तो ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा। तो बिलीव इन हिम, किसमें? गॉड में, या वैसे लोग में जो आपको बनाने के लिए खड़े होते हैं, आपके पेरेंट्स में। बिलीव इन देम, बिलीव इन योर टीचर्स। वो आपको हमेशा मुश्किल चीजों से, मुश्किल समय से बाहर निकालने में बहुत मदद करते हैं, भले ही वो हो या ना हो, बस सोच लेने से। तो अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वो फील अंदर से नहीं लाएंगे ना कि हम कर सकते हैं, हमारे साथ तो हमारे सर है, हम तो भिड़ जाएंगे दुनिया से भाई केमिस्ट्री में, तब तक आप अपने खुद के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते। समझ में आई चीजें? तो हमें पूछना है, हम आपके साथ है ना। हमने कब कहा कि नहीं है? हमने कब बोला आपको कि आप पूछेंगे मैं नहीं बताऊंगा? मैंने कब ये आपसे बोला कि भाई तुम पढ़ने में गधे हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है? कोई भी टीचर अगर कभी ये बोलते भी कि आपसे नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होता? वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपको अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। अब उसमें भी अगर आप ये सोचने लगेंगे कि मेरे से ये कहा जा रहा है, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये मुझे बोल दिया गया है, ये मेरी बेइज्जती है, ऐसा नहीं। कई बार आपको सुनाया, डांटा, पीटा, मारा इसलिए जाता है ताकि आप और निखर के हैं, आपको ये रियलाइजेशन हो कि मेरे अंदर कुछ है, मैं आन पे ही ले लूं, मुझे करना है, मैं कर सकता हूं।
ये डांट पीट मार फटकार ये सब आपको परेशान करने के लिए नहीं होता, ये सारी चीजें आपको शेप देने के लिए होती है। पहाड़ देख रहे हो ना, पहाड़ में जाओ सर टकराओ, लोग बोलते हैं ना पहाड़ में सर टकराने से कुछ नहीं होगा, सर फूटेगा। लोग पहाड़ को क्या लेते हैं, एक अब्यूजिंग वर्ड लेते हैं, पहाड़ जैसे पड़े हो, लोग बोलते हैं ऐसा। उस पहाड़ से छेनी हथौड़ी लगा के एक टुकड़ा बाहर निकालते हो और शिवलिंग बना देते हो। अब लोग उस पर दूध जल पैसा सिक्का हल्दी चंदन समझ रहे हो सब कुछ, अब उसको लोग पूरी दुनिया पूज रही है। वो आया कहां से भाई, उसी से निकल के ना, छेनी हथौड़ी खाया वो बन गया। तो जब तक ये मारपीट को आप वो छेनी हथौड़ी शेप देने के लिए ना सोचेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। जंगल समझते हो, अब्यूजिंग वर्ड है कि नहीं, जंगली आदमी कहेंगे, अब्यूजिंग वर्ड है। उसी जंगल में, जंगल का मतलब क्या, बहुत सारे पेड़ पौधे, उसी में से कुछ को काट के प्लेन करके घास वास को हटा दिया, नीट क्लीन कर दिया, सूखे टहनियों को काट दिया, मतलब उस पर कटाई छटाई चली, थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ी, अब क्या कहते हो, गार्डन बन गया। तो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझो। आपको अगर बनना है तो आपको छेनी हथौड़ी खानी पड़ेगी, आपको कैंचियों के दर्द से गुजरना पड़ेगा, आपको लोगों की चोट से गुजरना पड़ेगा, तभी निखर के आए। कंफर्ट जोन में दुनिया को कोई व्यक्ति नहीं बनता, बनने के लिए स्ट्रगल करना होगा, लड़ाइयां लड़नी होगी, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। तो चलो मैं इसको फिर से समझा रहा हूं। KOH प्लस Br2, ब्रोमीन वाटर से पहले रिएक्ट करेगा, इस बार कोल्ड है या हॉट, सॉल्यूशन। चलो आ जाओ, क्या बन गया दोस्त, HBr प्लस HbRO3। HBr क्या हो गई फिर से मेरी एसिड, HbRO3 भी क्या हो गई, यहीं से डायरेक्ट रिएक्ट करा दो किसको, KOH, KOH क्या हो गई बेस, तो एसिड अपना क्या हटाएगा H प्लस, तो बचेगा Br माइनस, और ये क्या हटाया OH माइनस, क्या बचेगा K प्लस, क्या बन गया छोटू KBr। अब यहां से आ जाओ, KOH से इसको भी रिएक्ट करो, ये H प्लस हटाएगा तो क्या बनेगा बोलो, BrO3 माइनस, क्या हो जाएगा KBrO3। नेट रिएक्शन में फाइनली क्या हो गया इस तरह से, KOH प्लस Br2 गिविंग KBr प्लस KBrO3 प्लस वाटर। क्या आया समझ में, देख लो डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं इस बार। अच्छे से देखिए, क्या इस बार डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं है, है ब्रोमीन ना, क्योंकि K फिर से +1 फिक्स है, O -2 में रहेगा और H +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। तो ब्रोमीन कितने स्टेट में वहां पे दोस्त, 0। अब ब्रोमीन किस में गया, KBr में -1, और KBrO3 में चेक करें कितने में गए, KBrO3 में कितने में गया छोटू, देखो K कितनी होती है +1 और O कितनी हो गई -2, -2 इंटू कितनी हो गई 3, -2 इंटू कितनी हो गई 3, तो कितना हो गया ये -6, और ये कितनी हो गई +1, तो -6 और +1 -5, -6 और +1 -5, तो Br की कितनी हो जाए कि 0 हो जाए +5। क्या आया समझ में, -1 सॉरी +1 -2 इंटू 3 -6, तो -6 +1 -5, 0 करने के लिए +5, यहां पर मेरा कितना चला गया +5 ना। अब बोलो 0 से -1 रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, घट गया, रिडक्शन, और 0 से +5 बढ़ गया ना ऑक्सीडेशन। तो क्या मेरा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं है ना जी। चलो मैं अगर बोलूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2, तो मोलर मास ऑफ Br2 बाई 0 से -1 1 का चेंज, तो 2 के लिए 2 का चेंज, प्लस मोलर मास बाई 0 से +5 5 की चेंज, कितने की चेंज 5, 2 के लिए 10 की चेंज, तो m/2 प्लस m/10 3m/5। अगर वैल्यू निकालना चाहो 3 इंटू 80 इंटू 2, ब्रोमीन की मोलर मास होती है 80, तो 2 Br2 है, तो 80 इंटू 2, अब बाई कितनी हो जाएगी 5। समझ में आ गया, क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये हमने दिखाया KOH प्लस Br2। चलो मैं आगे बढ़ाऊं, छोटू किसी को कुछ पूछना है तो देख लीजिए।
सही है सभी लोग? ठीक, चलो डी नंबर में अब वहां पे पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या? I2 प्लस NaOH। I2 वाटर से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, नहीं करेगा ना, लेकिन पॉइंट को अब समझे। I2 वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, अगर करता तो क्या बनता? HI प्लस HOI, सही है ना? और इसी रिएक्शन की डेल्टा जी नेगेटिव होती कि पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन नहीं होना चाह रहा। लेकिन यहां पर जब हमने बेस डाला, क्या डाल दिया? बेस हमने आपको पिछले दिन समझाया था, एसिड बेस रिएक्शन वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट फिजिबल रिएक्शन है। तो एसिड बेस बहुत तेज चलता है ये रिएक्शन, और बहुत जल्दी ये आगे निकलता है, मतलब दूसरे रिएक्शन को ये दबा के हो जाएगा तुरंत। ठीक है, यहां पर दो एसिड है, एक HI है और एक मुद्दा और है। जो आपके चार एसिड होते हैं, HF, HCl, HBr, HI, है ना, इन चारों में आप जानिए सबसे ज्यादा एसिडिक नीचे वाला। पिछले दिन भी बोला था, कौन ज्यादा एसिडिक है? ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वो भी ठीक ठाक है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर है, वो भी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन इन तीनों में भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? HI। तो आप जरा समझिए कि बीच में अगर ये रिएक्शन आगे जाता तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड बनता, बहुत स्ट्रॉन्ग बनता कि नहीं बनता? इसीलिए जो बेस है NaOH, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, S ब्लॉक का स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहां एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन सकता है। तो NaOH के कारण अब ये आगे बढ़ना शुरू होगा। आप नहीं पढ़ रहे थे, पापा ने आपको बोला पढ़ना भाई, अच्छे से पढ़ना, फर्स्ट डिवीजन करोगे ना तो साइकिल दिलवा देंगे। पढ़ लिया जी जान लगा के, बोर्ड निकाल लिया, फिर नहीं पढ़ रहे हो, फिर क्रिकेट खेलने लगे, IPL में 49 रुपए की टीम बनाने लगे। फिर पापा ने क्या बोला? पढ़ना, +2 अच्छे नंबर से निकाल ला, बाइक दिलवा दूंगा। कितने पे पापा? 80% पे। अरे 85 ले आया भाई, जो बोर्ड एग्जाम पास नहीं कर सकता था वो इतना ले आया। क्यों? बाइक को देख के। मिल गई है क्या? नहीं। क्यों? आगे मिलेगी ये मालूम। तो जो रिएक्शन आगे नहीं जा रहा था, वो रिएक्शन का पाथ आगे बढ़ा, किसकी मौजूदगी की वजह से? NaOH की वजह से, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो रिएक्शन करना, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा कि हम खींच लेंगे भाई, हम कंज्यूम कर लेंगे। कौन? स्ट्रॉन्ग बेस। इसीलिए अब रिएक्शन आगे चलेगी। तो कई बार इसलिए हमने बोला कि पैटर्न भी अगर रिएक्शन का है और वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, बहुत डिफिकल्टी से आगे जा रहा है, तो अगर कोई सपोर्ट मिल गया तो वो रिएक्शन तेजी से बढ़ सकता है। तो अब ये वैसा ही रिएक्शन प्रोडक्ट शो करेगा जैसा बाकी हेलोजेंस कर रहे हैं। तो बाकी अगर क्लोरीन लेते तो आप क्या बनाते लोग? HCl प्लस HOCl। यहां क्या बनाओगे? HI प्लस HOI। फिर ये दोनों को कहां ले जाओगे? तो फाइनली बोलो क्या लाओगे यहां पर इस तरह से I2 प्लस NaOH में? NaI अगर एक्वस कोल्ड लिखा है तो, या इसी को मैंने क्या बोला, ऐसे भी लिख सकता है डाइल्यूट कोल्ड। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? NaI प्लस NaIO, नहीं जी, प्लस वाटर। क्या समझ गए सभी लोग? तो इस तरह से हमने क्या बोला, आयोडीन NaOH में सॉल्युबल है, आयोडीन इनफैक्ट एल्कलीज में सॉल्युबल है, लेकिन आयोडीन वाटर में क्या था? इनसॉल्युबल था। और आयोडीन हाँ वाटर में इनसॉल्युबल, KI के सॉल्यूशन में आयोडीन क्या था? सॉल्युबल था। क्लियर हो गया अच्छे से? अब आ जाओ एक पॉइंट और ध्यान से, एक अच्छी चीज सिखा रहा हूं फिर। क्या आपने ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना है? आज मैं सिखा रहा हूं आपको ब्लीचिंग पाउडर। क्या है जी ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2, क्या सुना है नाम? CaOCl2 सुने हो ना? अच्छे से समझा जाए, ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली CaOCl2 नहीं है, हम CaOCl2 से पुकारते हैं। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग CaOCl2 नहीं है। क्या है समझना, ध्यान से देखिए। तो इसको छोड़ के एक रिएक्शन लिखा जाए, CaOH होल 2 प्लस Cl2, डाइल्यूट कोल्ड। आराम से बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा? CaCl2 एंड H2O। और कोई?
बोलिए। CaCl2 प्लस CaOCl होल 2 प्लस H2, ठीक है। और कोई? क्या छोटू? CaOCl2, OCl2, यही ना, प्लस H2O, ठीक, प्लस H2O, ठीक, गुड। और बोलिए, बोलिए छोटू। पहले ये बोलिए, ऑनलाइन सही है कि ऑफलाइन? ऑफलाइन ही सही है, पक्का? हाँ, बताइए क्या आएगा प्रोडक्ट? CaCl2 प्लस H2O, ठीक, बोलिए। बोलिए, कोशिश कीजिए, बताइए छोटू। CaOCl2 प्लस H2, CaOH2, ये कहां से बना दिया? अपने घर की खेती है क्या? बताइए छोटू, आप साइड में। CaCl2 प्लस ClO2 प्लस ClO2, यही ना, प्लस H2, ठीक है। चलिए और कोई? हाँ, CaOCl का होल 2, और क्या? CaCl2, ठीक है। और कोई आया कुछ आइडिया? नहीं है, चलो बनाओ, बनाए ना, आइए सीखिए, बढ़िया सीखिए। अब सोचिए, ये रिएक्शंस आपके पास से गुजरा है, आपने पढ़ा है, और इसको पढ़े बिना आप यहां तक पहुंचे ही नहीं, लेकिन इसकी क्या अहमियत आपने सीखा, वो अब समझिए कि आप इसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे। क्या आपने बोर्ड एग्जाम में 10th जब दिया था तो आपने ब्लीचिंग पाउडर नहीं पढ़ा था? नहीं था, बिल्कुल था। चलो खैर, ब्लीचिंग पाउडर भी बात की बात है, पहले ये बनाता हूं। सबसे पहले क्लोरीन किससे रिएक्ट करेगा भाई? वाटर से। बताइए ना क्या बना? HCl प्लस HOCl। एसिड है या बेस? एसिड है या बेस? एसिड। अब ये किससे रिएक्ट करेगा? बेस। एल्कलीज कौन है बेस? बेस है या नहीं है? है। और ये भी किससे रिएक्ट करेगा? कौन है बेस? COH। अब बेस का काम क्या देना है और एसिड का काम क्या देना है? एसिड क्या देगा? H प्लस। बेस क्या देगा? तो ये मेरा H प्लस हटाएगा ना जी, तो जब ये H प्लस हटाया तो क्या बनेगा? Cl माइनस। ये भी मेरा H प्लस न हटाएगा जी, तो जब ये H प्लस हटाया तो क्या बनाएगा? OCl माइनस। सही है। ये क्या हटाएगा? OH माइनस। एक OH माइनस हटाएगा या दो? दो। इसके पास कितने हैं? दो, तो दो हटाएगा। जैसे H प्लस भी एक है तो एक हटाया, अगर दो रहता तो दो हटाएगा। तो अगर ये दो हटाया तो क्या बचेगा? बोलो। यहां से जब ये OH माइनस हटा दिया तो क्या बनाएगा? Ca पर 2 प्लस। ये वाला भी क्या बना लेगा? क्या हटा के? OH माइनस। माइनस मतलब घटाना, जो माइनस जो है वो घटाना, माइनस घटाना मतलब निकालना। तो बोलो क्या बनेगा? Ca पर 2 प्लस। अब मेरे पास कटायन के नाम पे है Ca2 प्लस और अनायन के नाम पे है OCl माइनस। लोल में लोल मिला दो, चार्ज बैलेंस करो। प्लस कितना है? 2, माइनस कितनी है? 1, तो उसकी संख्या कितनी करनी पड़ेगी? 2। तो वहां से क्या बन जाएगी? CaOCl का होल 2। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। गुड, सब समझ रहे हैं। यहां पे क्या बनेगा? Ca2 प्लस है और यहां क्या है? Cl माइनस। बोलो मिलाने पर क्या आएगा? CaCl2। नेट रिएक्शन को जोड़ दो, बताओ क्या आया? CaOH होल 2 प्लस Cl2 एक्वस कोल्ड। क्या बना प्रोडक्ट? CaCl2 प्लस CaOCl होल 2 प्लस। कितने लोग समझ गए? हाथ उठाइए। तो मुश्किल तो नहीं था। अब कैसे छोटू कुछ कुछ ला रहे थे? कौन वाला? ये वाला, ठीक। पहले ये क्लियर हो गया कि HOCl है,
H प्लस हटा तो क्या बना, अब नेगेटिव चार्ज कितनी है, 1, आपके पास पॉजिटिव चार्ज कितनी है, OH माइनस हटा के 2, तो आपको नेगेटिव 1 है अगर, तो पॉजिटिव 2 है, तो नेगेटिव की संख्या को 2 करनी पड़ेगी, तो OCl माइनस की संख्या को कितनी करनी पड़ेगी, 2, तो इसीलिए तो हमने OCl माइनस का होल 2 किया ना दोस्त, चार्ज बैलेंस करने के लिए नेट चार्ज को 0 करना। हिम्मत रखना है, बार बार सवाल करना, खूब प्रैक्टिस करनी, अपने आप आ जाएंगे हम लोग गेम में। बाकी तो बहुत लोग छोड़ के भाग भी जाते हैं, देख ही रहे हैं, रोज एक चिड़िया उड़, मैना उड़, नहीं होता, डेली एक एक स्टूडेंट उड़ते रहता है, तोता उड़, किसी दिन पता चला हाथी भी उड़, हम ही उड़ गए। सीखे? अब आइए, कहना क्या चाह रहे हैं, टॉपिक है मेरा ब्लीचिंग पॉइंट। कहना मैं ये चाह रहा हूं, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जब कराया गया, CuH2 को हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोला इसको हमने, लाइम वाटर, चूना पानी हिंदी में। तो जब ये रिएक्शन अगर करा दिया जाए इस तरह से, तो कहानी ये बन गई कि यहां से एक ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल आता। किसका स्मेल आया, ब्लीचिंग पाउडर का। यहीं से अगर ये तो घोल आएगा, सॉल्यूशन है, ये क्या है, अभी पूरा सॉल्यूशन पानी में डूबा हुआ है ना जी, अभी तो हर हर गंगे है ना, पूरी पानी में डूबी हुई है सब, तो यहां से ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आ रही। अगर हमने यहां पर वाटर का अमाउंट थोड़ा कंट्रोल कर लिया, अच्छे से समझे, वाटर का अमाउंट कंट्रोल कर लिया, तो सॉल्यूशन ना आकर के हम इसको पाउडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। और जब पाउडर्ड फॉर्म में ये आ जाए तो वही ब्लीचिंग पाउडर कहलाएगा। लेकिन समस्या है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से ही पानी के अमाउंट को कम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और पाउडर लाने के लिए हमें गर्म करना चाहिए, कि जो थोड़ा बहुत पानी है, मान लो यही ब्लीचिंग पाउडर, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो पाउडर होने के लिए क्या नहीं रहना चाहिए। अब वाटर नहीं लेने के लिए, नहीं होने का एक ही उपाय किया जा सकता है, गर्म कर दो, वाटर क्या हो जाए, हट जाए। लेकिन पॉइंट है, अगर हमने रिएक्शन, देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैंने बोला मुझे ब्लीचिंग पाउडर लाना है, यही ब्लीचिंग पाउडर है, थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर यही ब्लीचिंग पाउडर है, तो मैंने क्या बोला आपसे, पानी को हटाना है, तो पानी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। अब समस्या क्या है, अगर मैंने रिएक्शन में हीट दिया, तो शुरू से रिएक्शन बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगी बताओ, क्लोरीन जो वाटर से रिएक्ट किया, कोल्ड से कराए हो ना, अगर हॉट से कर गई तो क्या बन जाएगी, HCl प्लस HClO3, तो ब्लीचिंग पाउडर रहेगा, कोई और पाउडर बन जाएगा भाई हमारा। इसीलिए क्या अलाउड नहीं है, हीटिंग भी अलाउड नहीं है, हम हीट भी नहीं कर सकते हैं, तो पानी को हटाना भी है। तो इस रिएक्शन को अब थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम लोग, ध्यान से जी। ड्राइंग एजेंट लगा दें, ड्राइंग एजेंट लगा दें, तो ड्राइंग एजेंट लगाने जाएंगे तो और भी खतरे बढ़ सकते हैं, ड्राइंग एजेंट से भी रिएक्शन हो सकता है किसी का, ठीक है, देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एसिड से खेल रहे हैं यहां पे, इसलिए आ जाइए। तो हमने बोला टू गेट ब्लीचिंग पाउडर, रिएक्शन has been shifted under some restrictions, ठीक है, रिएक्शन इज कैरिड आउट अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस। किसके लिए, क्या पाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर। क्या, सबसे पहला जो CuH2 लिया, ये हल्का सा मॉइस्ट लिया, एकदम हल्का मॉइस्ट, ड्राई भी नहीं, हल्का सा मॉइस्ट, कह सकते हो सेमी सॉलिड, पेस्ट समझते हो ना, सेमी सॉलिड फॉर्म का लिया। तो ये मेरा अब क्या लाएगा, स्लैग लाइन। क्या कहलाएगा, जबकि पहले हम लोग CuH2 का घोल ले रहे थे, सॉल्यूशन, अरे छुरछुर पानी रे, लाइम वाटर बोलते हैं उसे, तो हमने अब क्या ले लिया, ये हल्का सा क्या है, मॉइस्ट। सर एक बार और समझा दो, चलो एक बार और समझा देता हूं, मैं समझाता हूं आपको एक छोटा सा पॉइंट, स्लैकिंग ऑफ लाइम। क्या समझा रहा हूं, लाइम को कैसे स्लैक किया जाता है, स्लैकिंग ऑफ लाइम। लाइम किसे बोलते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड को, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, लाइम। क्लियर हो गया, एकदम सॉलिड लंप। अगर हमने इसमें हल्का सा मॉइस्चर ऐड किया, एकदम हल्का सा, बस मॉइस्चर लिया, तो अब ये CuH2
अब ये हो गया हमारा सेमी सॉलिड, यही मेरा क्या कहलाया, स्लैग्ड लाइम। क्या कहलाया जी, स्लैग्ड लाइम। ध्यान से सुने, अब मैंने और थोड़ा पानी मिला दिया, हल्का सा वाटर मिलाया, और अब मेरा ये घुल गया क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेस है, एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक की है तो वाटर सॉल्युबल बेस है। अब जब घुला तो मेरा बन गया CaOH2, लेकिन ये कैसा बना, एकदम गाढ़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नहीं समझे, इसका अब एक नाम हो गया मिल्क ऑफ लाइम। क्या नाम हो गया, मिल्क ऑफ लाइम। सर मिल्क वर्ड क्यों बना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये थोड़ा व्हाइट हो जाता, कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी थोड़ी बनने लगती है इसमें, लेकिन अभी आप नॉर्मल समझिए, बन गया। अब मैंने और पानी डाला भाई साहब, छुड़ पानी, CaOH2, एकदम ये सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन, डाइल्यूट। अब इस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ लाइम को क्या बोलेंगे, लाइम वाटर। तो 4 टर्म हो गया आपके पास, क्या क्या हुआ, लाइम वाटर, स्लैग्ड लाइम, मिल्क ऑफ लाइम एंड लाइम। समझ गए अच्छे से। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइम। इसी को क्या बोला हमने, स्लैकिंग ऑफ लाइम। आपको जगह के हिसाब से चीजों को यूज करनी है। ये होनी चाहिए कलर्ड या कलरलेस, कलरलेस। क्या होनी चाहिए, कलरलेस। एकदम कोई कलर नहीं होना चाहिए इसके अंदर, एकदम ट्रांसपेरेंट, सॉरी मतलब हल्का सा डर्टी टाइप का जो होना चाहिए वो होता है, कलरलेस होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, एटमॉस्फेयर का CO2 लेकर के ये कैसा हो जाता है, मिल्की, मिल्की व्हाइट दिखता है सब। ये सारा लुक्स कैसा दिखता है, मिल्की व्हाइट। कारण एटमॉस्फेयर से क्या ले लिया, CO2, और बन क्या गया, कैल्शियम कार्बोनेट की कहीं पे लेयर आ गई, कहीं पे ऊपर में आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। आपने कभी गौर किया है, बोरे से जब या पैकेट से जब फ्रेश लाइम को निकाला जाता है, चूना को पान बनाने के लिए भी लोग निकालते, जब फ्रेश पैकेट को कट किया जाता है उस समय में वो पानी के घोल की तरह दिखता है। आपने गौर नहीं किया, जो लाइम होता है ना, चूना समझ रहे हो ना, जो पान में लगा रहे हैं लोग, तो वो तो व्हाइट है, एक्चुअली वो चूना है ही नहीं, वो खाना ही नहीं है। खाने के लिए बोला गया है आयुर्वेदा में लाइम को, लाइम बेनिफिशियल आपके लिए। लेकिन हम लोग लाइम जब निकालते हैं और फ्रेश पानी में डालते हैं तो उस समय में कोई कलर नहीं दिखेगा, लगेगा आपको पूरा पानी है, लेकिन तुरंत इंस्टेंटली, चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो इंस्टेंटली वो एयर से किस चीज को कैच करने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और एसिड बेस रिएक्शन करके वो सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता। धीरे धीरे देखोगे तो व्हाइट हो गया, ओवरनाइट छोड़ता तो एकदम डार्क व्हाइट हो गया। वो क्या बन गया, पूरा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया पूरा का पूरा। और कैल्शियम कार्बोनेट इज हाईली इनसॉल्युबल, तो हमें खाने बोला गया था लाइम, हम खा रहे लाइम वाटर, लाइम स्टोन बोला गया था खाने के लिए, लाइम खा रहे लाइम स्टोन। और लाइम स्टोन इनसॉल्युबल है, मतलब वो इनडाइजेस्टिव है, मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं वो स्टोन क्रिएट कर रहा या इनसॉल्युबल चीजें आपके अंदर क्रिएट कर रहा। इसीलिए मैंने बोला खाने पीने की चीजों में हम लोग ये चीज समझते नहीं है कि खाना क्या और खा क्या रहे। समझ गए। तो पान खाना तभी अच्छा है, पहली बात तो बिना टोबैको के खाना है, और दूसरी बात उस पर जो लाइम इस्तेमाल करनी है, ना कि लाइमस्टोन का एप्लीकेशन ले रहा है। चलिए आइए, तो ये क्लियर हो गया स्लैकिंग ऑफ लाइम। क्यों उजला दिखता है जी, कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब कर लिया तो ऊपर में लेयर एक बना दिया। एनीवे जब आ जाओ वापस पीछे, हमने बोला अब क्या करना है मुझे, कैसा लेना है, स्लैग्ड लाइम। क्यों ये क्लियर हुआ, ताकि पानी ना आए, फाइनली मुझे बनाना क्या है, पाउडर। इसीलिए एकदम मॉइस्ट लिया, हल्का। अब अगला काम क्या किया, यहां पे फिर से क्लोरीन गैस डाला। अब मैं फिर वाटर नहीं ले रहा हूं, वाटर नहीं लिया, यहां भी वाटर नहीं लिया, नॉर्मल। इसके अंदर जो मॉइस्चर उससे ऑलरेडी कौन रिएक्ट कर जाएगा, Cl2। अब ये बनाएगा क्या, CaCl2 प्लस CaOCl2, और वाटर तो आएगा, हाइड्रोजन है तो वाटर तो आना है ना, तो थोड़ा वाटर बनेगा। इसके लिए मैं टेम्परेचर को हल्का सा ऐसा रख रहा हूं कि ज्यादा ना हो, मतलब इतना ना ले लिया जाए कि रिएक्शन में वहां ClO3 आ जाए। तो ये कितना लिया गया, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इसको आप गर्म करना बोलेंगे, नहीं। 9th में आप पढ़ते थे कि गर्म करते हैं, वो गलत। गर्म नहीं करना, गर्म करोगे तो वहां चेंज हो जाएगा। 35 to 40 का टेम्परेचर मेंटेन रखना, हल्का सा वार्म। इससे जो हल्की फुल्की वाटर आएगी वो क्या हो जाएगी, इवापोरेट हो जाएगी। अब ऐसा करने से क्लियर हो गया अच्छे से। तो ऐसा करने से अब मेरा ये मिक्सचर तैयार हुआ, यही मिक्सचर मेरा ब्लीचिंग पाउडर है। और ये रहा कि निकल गया, निकल गया।
यही मेरा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो आप समझे कि ब्लीचिंग पाउडर इज व्हाट, ध्यान से सुनिए, ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या है। अगर मैं बोलूं तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या है सर, ब्लीचिंग पाउडर में CaCl2 है, CaOCl2 है। क्या कुछ समझे जी, नहीं समझे, ये मेनली है। समझिए, क्या हमने सफिशियंट वाटर लिया है, जब सफिशियंट वाटर नहीं लिया तो ये पूरे COH2 से कंबाइन नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ COH2 बचेगा, पूरी क्लोरीन कंज्यूम नहीं हो सकती है, उसमें क्लोरीन रहेगा। इसलिए इसके अंदर CaOH2 भी है और इसके अंदर Cl2 भी है थोड़ी सी, लेकिन मेनली कौन है, CaCl2 प्लस CaOCl2। इसलिए अच्छे टीचर पढ़ाते भी है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ फॉर्मूला ऑफ इनडेफिनिट कंपोजिशन। कंपोजिशन डेफिनिट हो पाया, निश्चित हो पाया क्या, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिला हुआ, लेकिन मेनली क्या है फिर भी CaCl2 प्लस CaOCl2, दैट इज इनडेफिनिट कंपोजिशन। ध्यान से सुनेंगे आप, ये सब क्वेश्चन आ जाए मजा आ जाए, ध्यान से देखोगे। अब पॉइंट है, तो मेरा ब्लीचिंग पाउडर फिर भी कहलाया क्या, मेनली CaCl2 डॉट प्लस का मतलब को क्या लगा दिया, डॉट, क्या बन गया CaOCl2। यही मेरी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। मेन फॉर्मूला यही मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ बेसिक, बाकी तो इनडेफिनिट कंपोजिशन। क्या समझे, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से, Ca2 है, कॉमन ले लिया, बोलो। अब यहां क्या बचा, 2 OCl के कितने OCl बच गए, एक, Cl2 के 2 एक कितने बच गए, क्या मैं ये लिख सकता हूं, 2 कॉमन ले लिया ना, तो CaOCl इसी को क्या आप ये नहीं लिखते हैं CaOCl2। कुछ आया समझ में, इसका मतलब क्या है, आप जो CaOCl2 बोलते हो, अगर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जाए, अगर इसको क्या बोला जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेट, तो ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या इंपेरिकल फॉर्मूला, कुछ आया समझ में, ये मेरा मॉलिक्यूलर नहीं है, ये मेरा क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन हम इसे ही क्या समझते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर का डेफिनिट कंपोजिशन वाला कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए ये बोलने पर भी हम बच जाते हैं, लेकिन हम ये तो बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं, थोड़ा कम गलत बोलना भाई, तू ऊपर वाला बोल। तो ब्लीचिंग पाउडर इज CaCl2 डॉट CaOCl2, या मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड CaOCl2। एक में क्लोरीन है -1 में और एक में क्लोरीन किस में है, +1 में, इसीलिए यहां पर आपको क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाती है। कैसे, +2 -2, 0 हो गया तो 0 आ गया, एवरेज है वो। तो यहां पर क्लोरीन की आपको कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है, 0, एवरेज दिखती है 0। क्या अच्छे से क्लियर हुआ। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा CaOH2 प्लस Cl2 से बनता है। स्लैग्ड लाइम पर जब क्लोरीन वार्म हम फ्लो डालते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले लोगों ने पढ़ा होगा अपनी स्कूल के दिनों में, जब हम लोग भखरे चूने पर क्लोरीन गैस का प्रवाह करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। When we passed hot warm or hot chlorine over slagged lime, we get bleaching powder. जब हम लोग स्लैग्ड लाइम पर वार्म क्लोरीन गैस पास करते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब लोग जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट मारने के लिए हम लोग छिड़कते हैं कि नहीं। तो ब्लीचिंग पाउडर का इंपॉर्टेंस समझ लें। ब्लीचिंग पाउडर पानी में रखते हैं तो, बहुत बढ़िया सवाल, शानदार सवाल। अगर मेरे पास पैसे होते तो आपको हम 1 लाख रुपया इनाम दे देते। बहुत बढ़िया सवाल, कोई जवाब दोगे। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में रखते हैं तो गर्म क्यों हो जाता है, क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन भी है और क्लोरीन वाटर से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है, पिछले दिन पढ़ा आपने, है ना। एक तो उसकी कंटेंट सॉल्युबल है और ऊपर से ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन है और क्लोरीन कंटिन्यूअस बनता भी है और वो क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके एक्सोथर्मिक नेचर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलो मैं समझा रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आ जाओ, तो और कुछ बातें मैं किसके बारे में पहले कर लूं, किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान से, पहला पॉइंट क्या बोला, CaOCl2 इसका क्या है,
एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, या रिप्रेजेंटेशन तो बोल सकते हो ना। एम्पेरिकल इसलिए बोला क्योंकि मॉलिक्यूलर ऊपर में लिख दिया, हालांकि एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वो भी नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या जी, ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे लिखोगे ना, किससे, CaOCl2 से। अगला पॉइंट मैंने क्या बोला, ये बहुत ही अच्छा क्या है, इंसेक्टिसाइड। इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, एंटीबैक्टीरियल। इसीलिए आप इसको कहां पे यूज कर लेते हैं, पूल वाटर में, स्विमिंग पूल में हम लोग डाल लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। डालना नहीं चाहिए लेकिन हम लोग डालते हैं, डालना नहीं चाहिए, उसका बहुत सारा रीजन। तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को स्विमिंग पूल में यूज करते हैं खूब अच्छे से। हम लोग गाय वाय पालते हैं, जो लोग जिनके हैं या जिनके यहाँ पोल्ट्री भी है, तो उनके यहाँ देखोगे कि अक्सर गंदगी इधर उधर जो रहती है, तो वहां से बैक्टीरिया ना जनरेट हो। पोल्ट्री फार्म वगैरह भी, फार्म में भी ये सब कराया जाता है, या डेयरी फार्म में भी किया जाता है। तो हमेशा नीचे गंदगी फैली रहती है, तो उस पर लोग क्या छिड़कते रहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को भी मारने की क्षमता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये टुवर्ड्स एयर, टुवर्ड्स वाटर और टुवर्ड्स एसिड, इन तीनों के तरफ ही ये इमीडिएट, नहीं समझे जी, क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, इमीडिएटली प्रोड्यूसेस क्लोरीन। कुछ आया समझ में, किन तीनों की तरफ, एयर, वाटर और एसिड की तरफ, तुरंत। इस क्लोरीन का नाम इसलिए बोला जाता है अवेलेबल क्लोरीन। क्या बोलते हो आप, अवेलेबल क्लोरीन, की उपलब्ध है भाई मेरे पास क्लोरीन। कुछ नहीं करना, ब्लीचिंग पाउडर को या तो कहां पे डाल देना, एयर में या वाटर में या एसिड में। कभी जब आपके यहाँ कोई VIP विजिट होती है, या कह ले PM आ गए, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपके स्टेट में आ गए, या UN की तरफ से आ गए, या किसी दूसरे कंट्री की तरफ से आ गए, डेलीगेट्स वगैरह आते रहते हैं, तो रोड साइड में देखेंगे कि उस दिन मेहमान नवाजी में छिड़की जाती है। छिड़कना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर, वो छिड़क जाते हैं चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। पैसा बचा लिया, हर जगह तो लूट है ही ना, वो छिड़क दिया, लगा दिया। लेकिन वहां पे छिड़कनी क्या चाहिए थी, ब्लीचिंग पाउडर। मतलब बजट किसके पास होती है, ब्लीचिंग पाउडर की। क्यों भाई, तो जब आप रोड साइड में ब्लीचिंग पाउडर छिड़केंगे, बोलो, तो एयर में गया, एयर में क्या ले लिया वो, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपने पढ़ा एयर, वाटर, एसिड, CO2 क्या है, एसिड, CO2 क्या है, यहां से क्या बन गया मेरा, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल हो गया। मतलब धूल को, डस्ट को वो दबा दिया, डस्ट कैचर की तरह काम किया, और साथ में क्या निकला, क्लोरीन गैस। अभी ना पढ़े, तो क्लोरीन क्या करेगा हमारा, बैक्टीरिया को मारेगा, जर्म्स को मारेगा, जर्म्स को किल करेगा। तो अवेलेबल क्लोरीन है। हमने दिखाया कि ब्लीचिंग पाउडर को एयर में डालने से क्या हुआ, ब्लीचिंग पाउडर को अगर वाटर में डालेंगे, कहां डाला, यहां से भी क्या मिलेगा, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। किधर से उल्टी, गई थी जिधर से, उसका रिवर्स होने लगेगा। तो क्या बन जाएगा, CaOH2 प्लस क्या बनने लगेगा, क्लोरीन। क्या बनने लगेगा, CaOH2 प्लस अवेलेबल क्लोरीन हुआ। आपने बोला कि ब्लीचिंग पाउडर के को अगर हमने पानी में रखा तो क्या हो गया, गर्म। अब आपको समझ में आया कि गर्म कैसे हुआ। सॉल्यूशन जो है हमारा वो वार्म है। वो क्यों हुआ, क्योंकि साथ में क्या बना मेरा, क्लोरीन। और क्लोरीन जो होगा वो क्या देगा, फिर से वाटर से क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, वो एक्सोथर्मिक नेचर है इसलिए। ठीक है, तो एसिड की तरफ हो या एयर की तरफ हो या वाटर की तरफ हो, ब्लीचिंग पाउडर इमीडिएट क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन। और इसी क्लोरीन से जर्म्स मरते हैं, इसी क्लोरीन से बैक्टीरिया या इंसेक्टिसाइड्स के रूप में ये काम हम लोग यूज करते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत। तो इस तरह से यहां पर हमने डिस्कस किया हैलोजन का NaOH में या एल्कलीज में सॉलिबिलिटी। बड़ा एरिया था, लेकिन उम्मीद है खूब अच्छा लगा होगा, इसको क्लियर हुआ है बढ़िया से। अब एक आखिरी पॉइंट है हैलोजन वाली ग्रुप में, मैं वो डिस्कस कर ही देता हूं, 2 मिनट बस लूंगा, ज्यादा नहीं। ताकि अगले दिन नया टॉपिक हम लोग शुरू कर सके। एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, एडिबल सॉल्ट, खाने वाला नमक। तो अपने पास एडिबल सॉल्ट जो है अपना, वो हम लोग 3 तरीके का सॉल्ट सुनते हैं। क्या सही बात है, क्या क्या, पहला रॉक सॉल्ट सुने हो, दूसरा
टेबल सॉल्ट, सुने हो आप? और तीसरा ब्लैक सॉल्ट, सुने हो? रॉक सॉल्ट सुने हो ना जी? रामदेव बाबा जो वो हिमालय से लेके आए और एक्सपायरी डेट लिख गए, तो सुने हो ना तीनों? ठीक। हम लोग 3 नमक के बारे में जानते हैं। एक टेबल पर जो हम लोग नॉर्मल व्हाइट सॉल्ट लेते हैं, दिस इज टेबल सॉल्ट। दूसरी वाली नमक कौन सी है? रॉक सॉल्ट, जिसको आप हिंदी में सेंधा नमक बोलते हैं। ये सिंध प्रांत जगह से आया है, वहीं पर इसका पहले सबसे ज्यादा अमाउंट वहीं से निकाला जाता था, सब अबंडेंस, मेजर अबंडेंस वहां था। तो सिंध पाकिस्तान में जो अभी पड़ता है वो वहां से, या लाहौरी नमक भी उसे कहा जाता है, क्योंकि पहले वहां से लाया जाता है। और तीसरा हमारा है ब्लैक सॉल्ट, जिसको हम काला नमक बोलते हैं। तीनों नमक में डिफरेंस क्या है? टेबल सॉल्ट हमारा NaCl है, उसमें मॉइस्चर के कारण वो तुरंत गीला ना हो जाए, इसलिए उसमें थोड़ा सा MgCl2 ऐड कर दिया गया। टेबल सॉल्ट में MgCl2 वाटर को होल्ड करने के लिए ऐड किया गया। टेबल सॉल्ट में आपका अप टू 97% अकेला NaCl, मतलब NaCl बहुत ज्यादा अमाउंट में। बाकी टेबल सॉल्ट में जो आया है सी वाटर से रिफाइन करके आपके तक पहुंचाया गया है सॉल्ट को, उसमें आपके लिए कुछ आयोडीन को ऐड किया गया और भी कुछ जरूरत की चीजों को, मिनरल्स को ऐड किया गया। लेकिन वहीं पर रॉक सॉल्ट छूने में कोर्स है, थोड़ा कोर्स समझते हैं, थोड़ा कोर्स है वो, छूने में खुरदुरा है, रफ है। और रॉक सॉल्ट में 80% 80 से 85% तक ही NaCl होते हैं, 80 to 85% ही NaCl होते हैं, और बाकी उसमें बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब मोर देन 80 अदर मिनरल्स उसमें एडेड होते हैं नेचुरली, लाइक क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयोडीन। नेचुरल आयोडीन उसमें मौजूद होता, अमाउंट कम होता लेकिन नेचुरल आयोडीन मौजूद होता। ऐसे ऐसे एलिमेंट, जिंक, जो कि कहीं पर खाने पीने की चीजों में जिंक नहीं मिलता, वो आपके रॉक सॉल्ट में अवेलेबल है। तो रॉक सॉल्ट आपके लिए हमेशा नॉर्मल सॉल्ट से बहुत बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें बहुतों ऐसे मिनरल्स हैं जो हम ऐड भी नहीं कर पाते। सेलेनियम, ये सारे एलिमेंटल फॉर्म कंपाउंड के अलग अलग रूप में ये सारे एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं, कहां पे? रॉक सॉल्ट में। जबकि हम लोग टेबल सॉल्ट में कुछ को ही ऐड कर पाते हैं। ब्लैक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट एक ही चीज है, दोनों का एक ही कॉम्पोजिशन है, मोर और लेस। फर्क क्या है? वो काला क्यों है? क्योंकि उसमें गीगाइट नाम का एक एक्स्ट्रा मिनरल है, Fe3S4, जो FeS और Fe2S3 का मिक्सचर है, Fe3S4, जिसके कारण उसका कलर ब्लैक टू वॉलेट है। देखते होंगे कभी कभी वॉलेट कलर भी ब्लैक सॉल्ट में। तो इसका कॉम्पोजिशन इसका सेम है। आप इसको ब्लैक सॉल्ट को कभी भी गर्म चीजों में नहीं खा सकते हैं, मतलब खाना में डाल के हम बॉयल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर SO2 बन सकता, और SO2 बनने पर सल्फर वो पॉइजनस हो जाएगा। तो नमक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपको कौन सा नमक प्रेफर करनी चाहिए? आपने क्या गौर किया है कि जो रॉक सॉल्ट प्रेफर करनी चाहिए? आपने क्या गौर किया है कि टेबल सॉल्ट पानी में जल्दी घुलता है, रॉक सॉल्ट को घुलने में देरी होती है, इसलिए भी बहुत लोग सेंधा नमक खाने से बचते हैं। कौन इतना टेंशन ले, घुलता ही नहीं है पूरा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स एडेड है, जिनके वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी इसके रिस्पेक्ट में कम है, और इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें MgCl2 ऐड किया गया। MgCl2 की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, उतना मिनरल्स आप ऐड नहीं कर पाएंगे। नेचुरली उसमें 80-85 मिनरल्स हैं। टेबल सॉल्ट तो सबसे पहले आप जब लाते हैं तो ऑलरेडी उसमें NaCl का अमाउंट बहुत ज्यादा है ना, तो NaCl को घटाएंगे कैसे आप? दूसरी बात, उसको प्यूरिफाई और ब्लीच इतना तक किया जाता, तो टेबल सॉल्ट जो हमारा नॉर्मल है उसको ब्लीचिंग प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो 3 सॉल्ट बोला आपने, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट में क्या है? NaCl प्लस numerous minerals like copper, chromium, selenium, magnesium, जिंक, जो खाने पीने की चीजों में नेचर में नहीं मिलता है। जिंक बहुत सारे मिनरल्स है। आयोडीन भी, आयोडीन का अमाउंट थोड़ा कम रहता, लेकिन आयोडीन भी मौजूद है उसमें, वगैरह वगैरह। टेबल सॉल्ट क्या हमारा? NaCl अप टू 97% तक। कौन अकेला है? साथ में क्या है? MgCl2। MgCl2 क्यों ऐड किया गया है? हाँ, इट कीप्स सॉल्ट ड्राई ना, ये नमक को क्या रखता है? ड्राई। MgCl2 क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करते जाता है, ठीक है, पानी को होल्ड करके रखता है। वरना आपने गांव घर में देखा होगा, कभी देखा है बोरे में नमक आता है जानवर के लिए, खुला नमक,
तो वो देखोगे कोने में रखी हुई है, वो नमक गीली हो गई तुरंत। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो सस्ती होती है, उसमें MgCl2 ऐड नहीं किया हुआ। और हम लोगों की नमक खुली भी रहती है तो गीली नहीं होती है। तो MgCl2 का काम क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करना। वो अच्छे खासे अमाउंट तक वाटर को होल्ड करता, लेकिन जब उससे पानी बर्दाश्त नहीं होता होल्ड किया हुआ, उसके बाद वो NaCl से ज्यादा तेजी से घुलता है। इसीलिए जब हम ज्यादा वाटर लेते हैं तो उसको वो बहुत ज्यादा आराम से सॉल्युबल कर देता है, और जब मॉइस्चर है तो मॉइस्चर में वो NaCl को ड्राई रखता। समझ में आया? अब तीसरा सॉल्ट क्या बोला हमने? ब्लैक सॉल्ट। हाँ, इसमें एडेड मिनरल्स है लाइक आयोडीन। अब ये एम्स 2006 का क्वेश्चन है, आयोडीन को किस फॉर्म में नमक में मिलाया जाता है? I2 में नहीं रे पगला, सब पढ़ाया था I2 इज पॉइजनस, मत बोल देना कि I2 मिलाया, समझे? तो आयोडीन जो नमक में मिलाया गया है वो किस फॉर्म में? Ki प्लस KiO3 में। समझे अच्छे से? किस फॉर्म में मिलाया गया है? Ki प्लस KiO3 के फॉर्म में आयोडीन को ऐड किया गया। ऊपर में अब कौन सा है? ब्लैक सॉल्ट। ये सिमिलर कॉम्पोजिशन, किसका कॉम्पोजिशन? रॉक सॉल्ट का। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है? सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या मौजूद है? Fe3S4। ये गीगाइट नाम का इसमें एक मिनरल है। तो Fe3S4 जो अपना है, एक्चुअली ये मिक्सचर है किसका? Fe2S3 और प्लस FeS का, इसका मिक्सचर है। इसीलिए वो क्या दिखता है? लुक्स वॉलेट टू ब्लैक। क्या बोला हमने? ब्लैक सॉल्ट को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? इसको हीट ट्रीटमेंट में ये नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग कुकिंग। बहुत लोग को देखोगे कि खाना में टेस्ट लाने के लिए ब्लैक सॉल्ट को हीट करते हैं, मतलब उसमें पहले गिरा दिया या कोई चीज में मिलाया, मैरिनेट वगैरह किया और फिर उसको हीट ट्रीटमेंट पे डाला। तो लोगों को आइडिया नहीं होता है, कुछ से कुछ आजकल फेसबुक पे चलते रहता है, ये करो वो करो, तो ये सब काम ना करे, थोड़ा थोड़ा सा संभल के करे। ब्लैक सॉल्ट को आप जहां भी ज्यादा गर्म चीजें हैं वहां यूज ही नहीं कर सकते। उसका लास्ट टेम्परेचर क्या है? अंडा जो सर्व करने से मैं छिड़क रहे हैं, दैट्स इट। उसके ऊपर का टेम्परेचर उसको नहीं देना, अदरवाइज इससे क्या मिलेगा? SO2। SO2 कैसी गैस है? पॉइजनस। आज ही प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में याद करने दिया है, देख लेना। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या आपने सुना है अंडे में सल्फर होता है अच्छे अमाउंट में? आप सोचिए यदि अंडे का आप ऑमलेट बना के खा रहे हैं तो वहां का सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसमें? SO2 में। इसीलिए ऑमलेट खाने के बाद आपको डकार आती है, एसिडिटी आती है। किसी डॉक्टर ने आज तक बोला ऑमलेट खाओ? नहीं, लेकिन सरकार कहती है संडे हो या मंडे रोज खाइए डंडे, सॉरी अंडे। ये गवर्नमेंट कहती है, इसका NBCC ऐड करती थी पहले, काफी ऐड करती थी इसका, कि अंडे रोज खाना चाहिए। किस फॉर्म में खाना चाहिए? बॉइल, सिर्फ और सिर्फ बॉइल, हीट ट्रीटमेंट के अंदर नहीं। और जो वो एक नया चीज आप लोग करते हैं क्या? पॉच। हाँ, पॉच तो बेचारा वो ना लिक्विड है ना सॉलिड है। मुर्गी भी कहती है, ए भैया कहां सुरक रहा है रे तू, या तो अच्छे से मार या जिंदा छोड़ दे। इस सेमी लिक्विड में देख पकड़ के सुर खींच रहे हो। तो एग हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसको सिर्फ किस फॉर्म में खाना चाहिए? बॉइल्ड फॉर्म में, ना ही कच्चा। कच्चा क्यों नहीं? कच्चे में भी फायदा है, कच्चे में रिस्क बहुत ज्यादा है। आपको पता नहीं है कि फ्रेश फार्म का एग है। अगर एग थोड़ा भी रॉट किया ना एग रॉटिंग बहुत खराब होता है। एग का रॉटनिंग बहुत खराब होता है। वो मतलब आपको किस लेवल पर बीमार कर सकता है, किस लेवल पर इंफेक्टेड कर सकता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए अंडे को कभी भी तोड़िए वगैरह तो स्मेल चेक कीजिए प्रॉपर, और अंडा कोशिश कीजिए कि मैं लाऊं तो 1 दिन 2 दिन के अंदर यूज कर जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी आपके दुकानदार के पास वो 1 सप्ताह से पड़ा हुआ। ठीक है, तो आज हम लोगों ने किसकी केमिस्ट्री समाप्त की? हेलोजेंस की। अगले क्लास में हम लोग किसकी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे? कैल्कोजेंस की, पड़ोसी ग्रुप की। उम्मीद है आप लोग सीख पा रहे होंगे केमिस्ट्री की एलिमेंट्री चीजों को। क्या कोई दिक्कत? अच्छे से समझे सभी लोग? थैंक यू।